मेल ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू वुमेन। Think like a man, Gitanjali. Think like you have biceps like me. क्योंकि मेल्स को ना हमेशा से उनके इमोशन सप्रेस करना सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो बहादुरी होते हैं, तो उनके अंदर इमोशनल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। Look, he's crying. Such a loser. But how can a man cry? अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो सारे नार्सिसिस्ट हैं। सब में थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है और होना भी चाहिए। मैम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता लग जाता है कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है, स्टिल उसे छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। घर में आप कुत्ता भी पालो तो उससे प्यार भी हो लगाव जाता हो जाता है, तो वो तो इंसान है। इतने रिश्ते टूट रहे हैं या इतने रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, नार्सिज्म भी वजह है उसकी। तुम्हारी इसी सेल्फिश नेचर की वजह से आज ये हालत है हमारे रिलेशनशिप। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। आपको रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के हिसाब से ही पूरी तरह से ढल जाओ। आपको लगता है मेरे में कितने ट्रेट्स हैं नार्सिसिस्ट के? बच्चों पे जो नार्सिसिस्ट है फैमिली में, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। कि अगर आपने मुझे वीडियो गेम खेलने से रोका ना, तो मैं चाकू से अपनी गर्दन काट लूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द कुछ भी शो। मैम द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? गुड मैम। मैम थैंक यू आप हमारे शो पे आए, बिकॉज आई नो यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल एंड आपने हमें कशी टाइम दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। मैम जैसे आज हमने नार्सिसिस्ट पे बात करनी है, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि एनपीडी क्या होता है जनरली। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम क्लस्टर बी के डिसऑर्डर में रखते हैं, जिसमें हम एक तो एज का क्राइटेरिया चेक करते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर कोई डिसऑर्डर डायग्नोस करना होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका एज क्या है, और दूसरा ये है कि उसमें जो ट्रेट्स हैं वो कंसिस्टेंटली बार बार रिपीटेडली उसके बिहेवियर में शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो वैसे तो DSM-5 के अकॉर्डिंग इसमें 9 क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से हम 5 मैच करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा जनरल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जी। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का था जिसका नाम था नार्सिज्म। नार्सिज्म उसका नाम था। तो वो अपने ही प्यार में पागल था। उसको एक लड़की ने प्रपोज़ किया, उसने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, और वो अपने प्यार में इतना ज़्यादा पागल था कि वो नदी किनारे जाता था और अपना ही रिफ्लेक्शन देखता था और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता था। और ऐसी कहानी है कि वो नदी में गिर गया और फिर वो फूल बन गया, और उसी के नाम पर ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यानी कि एक तो होता है हेल्दी सेल्फ लव और एक होता है ऑब्सेशनल सेल्फ लव, जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि सबको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो ऐसी कुछ खास ट्रेट्स रखता है जो दूसरे लोगों में नहीं है, यानी कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है, दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझता अपने आगे। उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ चाहिए, उसके अंदर एक डोमिनेंस है, उसके अंदर बहुत जेलसी है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। तो ये कॉमन ट्रेट्स होते हैं। उसके ज़िंदगी बस मैं से ही शुरू होती है और मैं पर ही ख़त्म होती है। वो मैं से हम की जर्नी तय नहीं कर पाता। तो ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम एक नार्सिसिस्ट को समझ सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसको हम पूरा चेक करते हैं और फिर हम डायग्नोज बनाते हैं कि ये पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का है। और इन जनरल नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो कभी भी एडमिट नहीं करते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं। वो कभी डायरेक्ट आपके लिए थेरेपीज़ के लिए नहीं आएंगे, या तो उनके फैमिली मेम्बर लेकर आएंगे, या फिर जब वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो वो आएंगे और इस पर्पस से आएंगे। जैसे एक मेरे क्लाइंट आए, उनकी शादी बिल्कुल डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, तो वो थेरेपीज़ के लिए आने के लिए एग्री हो गए, इसलिए नहीं कि उन्हें ये समझ में आ गया कि उनमें कुछ कमी है, इसलिए कि वो प्रूव कर सके मेरे सामने कि उनकी वाइफ में कमी है और मैं उसे समझा दूँ। तो वो इसलिए एग्री करे कि हाँ चलो मैं भी थेरेपिस्ट के पास चलता हूँ। बहुत ही कम नार्सिसिस्ट होते हैं जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें सुधार की ज़रूरत है।
उन्हें बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है। ऐसे भी क्लाइंट है मेरे, एक बहुत हार्डकोर नार्सिसिस्ट थे, और इसके पीछे पहले हमें थोड़ा सा उनका चाइल्डहुड समझना होगा कि एक इंसान नार्सिसिस्ट बन कैसे जाता बन है। कैसे? अगर किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया हो, बिना किसी बात के भी उसके अंदर एक फॉल्स ईगो फीड कर दी गई हो कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, उसकी बॉडी को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, उसकी हर बात पर यस किया गया, उसको कभी ना ही किया गया, और उसको इतना इम्पोर्टेंस दी गई, हर वक्त उसको अटेंशन मिल रही है, उसकी हर जिद पूरी हो रही है, तो उसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। या इससे अलग अगर किसी बच्चे को बहुत इमोशनली अब्यूज़ किया गया है, फिज़िकली अब्यूज़ किया गया है, उसको बात बात पर ये फील किया गया है कि वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, उसके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, किसी भी तरीके का अब्यूज़ का उसके साथ हुआ है, तो उसके अंदर जो सप्रेस्ड एंगर है वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की तरह। और कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि उनके ग्रैंडफादर फादर में ये ट्रेट्स थे और उन्होंने वहीं से जेनेटिकली भी और एनवायरमेंटल में भी वो कॉपी कर रही है। तो इस तरह से एक नार्सिसिस्ट धीरे धीरे तैयार होता है, इसीलिए हम 18 साल की एज पर ही इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, क्योंकि जब बच्चा बिल्डअप हो रहा होता है तो चेंज होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर उसे लगातार वही इन्वायरमेंट मिला, वो बच्चा चेंज नहीं हुआ, तो 18 ईयर्स तक आते आते उसकी पर्सनैलिटी एक सेट हो जाती है। तो मैम ये जो आप 18 ईयर्स तक बता रहे हैं, 18 ईयर्स तक वो बंदा पूरा नार्सिसिस्ट बन चुका होता है? यस, 18 ईयर्स तक हम ऐसा मानते हैं कि अब इसकी एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, जिसे अब चेंज करना सिर्फ और सिर्फ इसके हाथ में है। एनवायरनमेंट का रोल अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर वो एक्नॉलेज करेगा कि मैं गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया हूँ, या उसकी लाइफ में लगातार कांस्टेंट चैलेंजेस आएंगे और वो उन चैलेंजेस से सफ़र करेगा और रियलाइज़ करेगा कि एक बार मुझे किसी से बात करनी चाहिए कि मैं अपने आप को समझूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोई रिलेशनशिप में जाता हूं, स्टार्टिंग में मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने ही लोगों से जेलसी होने लगती है। मेरा मन करता है मैं उन्हें डोमिनेट करूं, उनको दुख होता है, मुझे कुछ फील नहीं होता उस टाइम पर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता है मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये रियलाइजेशन होगा तो वो किसी थेरेपिस्ट से बात करेगा, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन तो आती नहीं है कि आप कोई गोली खिलाएंगे और किसी की पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक बात। तो ये तो किसी थेरेपिस्ट से ये समझ कर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब वो अपना स्केच बनवाता है तब उसको ये रियलाइज़ कराया जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं आपको, और आपको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है, और आपका कोऑपरेशन चाहिए, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। पर ये रियलाइजेशन होना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर्सन के अंदर वो प्रोग्रामिंग बहुत डीप हो गई होती है और उसको बेनिफिट मिल रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो बचपन में बहुत पिटा है, उसने बहुत गालियाँ सुनी हैं, अब वो डोमिनेट करता है, अब वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, वो किसी की भी इंसल्ट कर देता है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि अब मैं इतना खतरनाक हूँ, मुझे कहकर दिखाओ कुछ, अब मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी इंसल्ट करनी आ गई है, मुझे तुम्हें डोमिनेट करना आ गया है। तो अब उसने तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका सीख लिया है, तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता, उसे हर्ट होने का डर लगता है। उसे लगता है कि अगर मैंने ये फेक पर्सनालिटी को छोड़ दिया तो लोग फिर से मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुझे हर्ट करेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। तो इससे पहले कि कोई मुझे डोमिनेट करे, मेरे को तकलीफ़ पहुंचाए, मैं ही अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांगली उसको अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करूं कि मेरे से कोई पंगा ना ले। तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि वो खुश है इसमें, वो जितने भी कलेश करते हैं, जितना भी दूसरे लोगों को भला बुरा कहते हैं, या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी ही तारीफ़ें करना और अपनी ही पॉइंट को राइट प्रूफ करना, उन्हें भी पता है अंदर से कि वो बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें कांस्टेंट दूसरों का वैलिडेशन चाहिए होता है, एप्रिसिएशन के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टीम अंदर से बहुत लो होती है। तो वो जो भी इंसान खुद से फुलफिल्ड नहीं होगा, वो हमेशा दूसरों को डोमिनेट करके दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने की ही कोशिश करता रहेगा। तो अंदर से वो हॉलोनेस होती है, उससे वो ट्रबल्ड भी होते हैं। ऐसे लोगों की स्लीप भी डिस्टर्बेंस मिलेगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी एंगेज्ड मिलेंगे इस तरह के लोग, और ख़ुद भी बहुत स्ट्रेस्ड होंगे। कई बार जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नार्सिसिस्ट लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि बहुत टैलेंटेड और बड़े कैरिस्मेटिक होते हैं। इनिशियली आप किसी नार्सिसिस्ट से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, बट जब आप उसके साथ रहोगे कुछ समय, तब आपको पता चलेगा कि वो बिना बात के भी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी बात को काट रहा है। अगर कोई ये कहे कि मैंने ये काम अच्छा किया, कोई बात नहीं है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर कोई ये कहे मैं नहीं होता ना, तुम्हारे पास ये काम नहीं होता, तो ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट है। नार्सिसिस्ट यानी कि वो ये बता रहा है कि मेरी वजह से
तुम्हारा ये काम ठीक हो गया है, मेरी एब्सेंस में तुम कुछ नहीं हो। तो ये तो सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये तो दूसरों को अब्यूज़ करना हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे से कॉमन साइंस हमें मिलते हैं जिसे हम कैच करते हैं कि ये पर्सन मेरी मेंटल हेल्थ के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी लोग रिलेशनशिप अब्यूज़ के केसेस आते हैं तो उसमें मोस्टली फीमेल्स विक्टिम होती हैं। तो वो आकर ये बताती हैं कि मैडम शुरू में तो लव बॉम्बिंग हुई मेरे ऊपर, मतलब मेरे को बहुत अटेंशन मिला, मेरे को बहुत गिफ्ट्स और प्रेज़ मिला, लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन ने मुझे डी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, मेरे को ऐसे कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और कभी तो ये मुझे इतना ऊपर चढ़ा देता है और कभी मुझे बिल्कुल ज़मीन पर गिरा देता है। बहुत ही इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलो तो सब सही है, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलो तो बस सब बिल्कुल ख़राब है। और ये फिर मेरे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, मुझे हैरेस करता है और कई बार खुद विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि जैसे उसके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, उसको कोई समझ नहीं रहा है, और अपनी फेक स्टोरी बनाना, उसका प्रोजेक्शन दूसरे पार्टनर पे करना कि दूसरा पार्टनर इतना इमेच्योर है कि इसको समझ नहीं रहा है। तो इनकी रिलेशनशिप भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसलिए जितने भी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, चाहे किसी का फादर है, किसी का स्पाउस नार्सिसिस्ट है, किसी का सिबलिंग नार्सिसिस्ट है, मदर नार्सिसिस्ट होती है और भी प्रॉब्लम होती है, किसी की मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट निकल गई, तो वो पूरा घर का एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। चीखना चिल्लाना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, अब्यूज़ करना, डोमिनेट करना, आपको जो फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सपोर्ट दे रखी है, उनकी सप्लाई को रोक देना, ये सारे के सारे कार्ड्स प्ले करना नार्सिसिस्ट का फेवरेट गेम होता है, क्योंकि उसको बस कंट्रोल चाहिए कि मेरे से कंट्रोल छूट ना जाए किसी भी कीमत पर। तो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको इसी से तो एक फॉल्स ईगो किक मिल रहा है उसको कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि जो अंदर से फुलफिल्ड होगा वो कभी दूसरे को कंट्रोल नहीं करना इसी से वैल्यू मिल रही है उसको, इसी से उसको वैल्यू मिल रही है। और उसको वैल्यूड फील कराने के लिए उसको ये सब चीज़ें चाहिए। या फिर कुछ लोग नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े लीडर्स भी होते हैं, कंपनी में बड़ा लीड करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनके अपने वो होते हैं, वो सब चीज़ों का क्रेडिट खुद चाहेंगे, वो टीम को अलग तरीके से डोमिनेट करेंगे। आपके तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपसे बहुत खुश है। अगर आपने गलती से भी ज़रा सा, बहुत शालीनता से भी किसी कमी की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, उसी पल में उसका बिहेवियर आपके साथ एकदम चेंज हो जाएगा। वो आपको इंसल्ट करने से बाज नहीं आएगा। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कई बार ओवर परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड भी आप उनमें देखेंगे कि वो परफेक्शन से हर काम करना पसंद करते हैं कि बस उनकी ही जय जयकार हो। तो हर एरिया में आज कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स लोगों में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैम हम ये मान सकते हैं कि अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो सारे नार्सिसिस्ट हैं कहीं ना कहीं थोड़े से? सब में थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है और होना भी चाहिए। हेल्दी अगर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं आपके अंदर तो ये आपको कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके अंदर खुद के प्रति प्यार है, आप अपनी केयर करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी हेल्थ का, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं, ये एक हेल्दी सेल्फ लव है, क्योंकि जितना आप फिट रहेंगे तो उतना ही आप ज़िंदगी में हिट रहेंगे। आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को कॉन्फिडेंस देते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं कि मैं अकेले भी कोई काम कर लूँगा। पर वहाँ पर आप ना दूसरों के लिए भी रिस्पेक्टफुल हैं, आप टीम वर्क में भी बिलीव करते हैं, आप लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि आप खुद भी ग्रो करना चाहते हैं, खुद का प्रमोशन भी कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर भी आप खुश हो रहे हैं, उसे गिरा कर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सब ना हेल्दी ट्रेट्स होते हैं। लेकिन जो अनहेल्दी है वहाँ पर बस मैं ही मैं हूँ। अगर मैंने दूसरे को कुछ ग्रो करते हुए देखा तो मैंने उसे डीमीन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे उसकी जो भी सक्सेस है, एफर्ट्स है, वो सब कोई शॉर्टकट है, मतलब उसका खुद का टैलेंट नहीं है। कोई दूसरे की तारीफ़ कर रहा है तो एकदम से तकलीफ़ होने लगी, इतनी जेलसी होने लगी कि उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, या फिर उस सिचुएशन से ही आपने लीव कर दिया, कट ऑफ कर दिया उन लोगों को कि अगर तारीफ़ करनी है तो मेरी करनी है, मुझको फ्रंट पे रखना है, मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी जेलसी है आपके अंदर। तो ये सब क्या है, अनहेल्दी हो गया। तो सभी लोगों में थोड़ा से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो कि हेल्दी हैं वो होने ही चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं होगा, खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो सच में आप कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में आगे। बट तब तक ये सही है जब तक आप दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल हैं, दूसरों को भी वैल्यू करें। बहुत ज़्यादा एब्यूजिव नार्सिसिस्ट ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट्स
देखिए, जैसे मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर बताती हूँ। मेरे पास एक फ़ीमेल आई, तो वो बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि वो बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं? तो बोलने लगे कि ना अगर हम घर में कोई भी सामान ला रहे हैं तो उनकी पसंद है तो वो सामान हमारे यूज़ का है और वो घर में आएगा। अगर उसमें उनकी पसंद नहीं है तो हम कितनी भी दिक्कत भुगत लें, लेकिन वो कभी भी सामान हमारे घर में नहीं आएगा। सपोज़ मेरा बेटा अगर ले आता है तो तमाशा करते हैं, हराम का पैसा आ रहा है, तुम लोग बहुत उड़कर चल रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, इस तरीके के गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रा सा भी कोई भी खाना बनाने में गड़बड़ हो जाए, कुछ है, तो एकदम से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, खाना भी फेंक देते हैं। मतलब एकदम से बहुत वॉयलेंट हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, आप कैसे संभालते हैं? उन्होंने कहा कि हम सबमिसिव हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि वो तमाशा इतना ज़्यादा करने लग जाते हैं। मैंने कहा और आपको पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे ट्रीट करते हैं? तो बोलने लगे कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी बहुत डोमिनेटिंग है। उनको बिल्कुल भी इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मुझे कोई प्लेजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। तो वो केवल फिज़िकल लेवल पर इंटीमेसी में बिलीव करते हैं। उनको मेरे कोई इमोशन की, मेरे प्लेजर की, किसी चीज़ की वो नहीं पड़ी होती। और किसी दिन अगर मेरा मूड नहीं है और मैं ना कह दूँ तो उस दिन मुझे बहुत बुरी तरीके से इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं कि मैं आपको बताते हुए भी शर्मा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मेरे को पूरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। तो वो हर तरीके से ना बस एक डोमिनेटिंग रवैये से सब चीज़ें कंट्रोल में रखना चाह रहे थे। वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, हाथ उठाना हो, घर का सामान तोड़ना फोड़ना हो, सिर्फ दूसरे लोगों में डर बैठाने के लिए कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो ना क्या करते हैं, महीने का जो खर्चा देते हैं फिर उसमें भी कटौती करना शुरू कर देते हैं कि अब तुम्हें तरसाऊंगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हारे पास तो आ ही रही है हराम की कमाई, ले आओ कहीं और से। इतने गलत वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। तो इस हद तक भी दूसरे को टॉर्चर करना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बच्चों पर आ रहा था। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बहुत डरे डरे रहते थे। जैसे ही पापा के घर में एंट्री हुई और दोनों अपने कमरे में कहीं छुप जाना। और जब मम्मी के ऊपर हद से ज़्यादा कुछ वो फादर करते थे तब बच्चे थोड़ा सा आते थे तो वो भी डर के मारे कुछ ज़्यादा मतलब बोल ही नहीं पाते थे, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको ये था कि हम भी पिटेंगे साथ में। तो इस हद तक भी एक नार्सिसिस्ट इंसान घर का माहौल ख़राब रखता है। वो कभी भी मतलब ठीक नहीं, मतलब वो नार्सिसिस्ट जो एब्यूजिव है वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो सकता है लेकिन उसके लिए पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो नार्सिसिस्ट को लगता ही नहीं है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसे लगता है मैं सही हूँ, दूसरे लोग मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पागल हैं। तो जब तक एक इंसान ये रियलाइज़ ही नहीं करेगा कि उसके अंदर कमी है तो उसे कोई भी नहीं ठीक कर सकता। बढ़िया से बढ़िया थेरेपिस्ट भी फेल हो जाएगा। आज तक जितने भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो केसेस मैंने देखे हैं जो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वो तब ट्रांसफॉर्म हुए हैं जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि उनके अंदर ही चैलेंज है, उनके अंदर ही प्रॉब्लम है। हुआ कैसे, जैसे एक मेरे पास आए पर्सन, उनको यही डिसऑर्डर था, उनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो रात को सो नहीं पाते थे, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, सुबह के 4 बज जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। जब उनको 10-12 दिन हो गए कि उनकी बिल्कुल भी नींद नहीं लग रही है और दिन भर भी बहुत ज़्यादा बेचैन है, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया, तो मेरी एक वीडियो उनके सामने आ गई जो नींद के ऊपर ही थी। तो उन्होंने देखा और उसमें मैंने नींद ना आने के बहुत सारे रीजंस कि ये हो सकते हैं, तो काफ़ी उन्होंने कनेक्ट फील किया। तो इससे उन्होंने अप्रोच किया हमें। तो जब उनका केस स्टार्ट हुआ तो उनसे बात करते ही मुझे आइडिया लग गया कि इनके अंदर तो बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। और फिर भी हम अपना पूरा क्राइटेरिया चेक करके वो मैंने तो बना लिया उनका डायग्नोसिस कि इनको ये प्रॉब्लम है, इनकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, जिसका इफ़ेक्ट अब नींद ना आने पर, मूड स्विंग्स पर, काम करने में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कई बार उनकी वाइफ सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर चुकी है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक रहता है, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हैं। आप ये देखिए, उन्होंने 12-13 सेशन सिर्फ इस बात के लिए कि आप मुझे समझाओ कि मैं कैसे नार्सिसिस्ट हूँ, कि आप मुझे समझाओ, और पार्टिसिपेट किया पूरा 13 सेशन सिर्फ इस बात के लिए, ये मानने के लिए कि आप मुझे कन्विंस करो कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। मैंने कहा मेरा जॉब आपको कन्विंस करना नहीं है,
मेरे को आपको अवेयर करना है, इन्फॉर्म करना है। नहीं मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो सेशंस की, चाहे कितने भी सेशंस लग जाए, आप मुझे समझाओ कैसे कैसे। तो पूरा उनसे बचपन से लेकर एक्सप्रेशन कराना उनका। उनकी मदर जब वो 3 साल के थे तभी डेथ हो गई थी, तो 6 बहनों के बाद 7वें वो लड़के थे। तो उनके फादर ने उनको ना एक बस यस 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 करके ही ऐसे पाला था, बहुत पैम्पर्ड। और 6 बहनें बड़ी थीं तो सब ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल पैम्पर्ड वे में पाला था, तो उन्हें कभी ना सुनने की कोई आदत ही नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था मैं कितना राजा बाबू हूँ, कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। तो हर चीज़ में उनकी इतनी ओवर पैम्परिंग थी और हमेशा यस यस ही उनको फीड किया गया था। उन्हें कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, कुछ नहीं, राजा बाबू की तरह पाला था। तो उनके अंदर वो ट्रेट्स डेवलप हो गए थे, डोमिनेटिंग ट्रेट्स। उनको ना सुनने की कोई आदत नहीं थी, उनको सब था कि मेरे को इम्पोर्टेंट माने, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें, मेरी ही चले, क्योंकि सभी लोग ऐसे रहते थे उनके सामने कि उनकी ही चलाते थे। तो जब उनको पूरा स्केच बनाया पूरा उनका, और उनको एक एक चीज़ें उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल देकर सब बताया समझाया, तब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं नार्सिसिस्ट बन चुका हूँ। लेकिन वो अवेयर नहीं थे। जब वो पूरी तरह से अवेयर हो गए और कन्विंस हो गए, तब जो उन्होंने सरेंडर किया वो कमाल का सरेंडर था। फिर उन्होंने वो सब फॉलो किया जो उनसे कहा गया, और उन्होंने कहा कि मैं पूरे सारे थेरेपी सेशंस कंप्लीट करूंगा और मुझे चेंज होना है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी बिल्कुल फेलियर है, मेरे घर में बहुत बुरा एनवायरनमेंट है, मैं सच में अपनी वाइफ जो कि बहुत अच्छी है, मैं उसे बहुत अब्यूज़ करता हूँ, मैं उस पर हाथ भी उठा देता हूँ, उसे बहुत गंदी गंदी बातें कह के रात को 2 बजे भी हाथ पकड़ के उसका घर से बाहर निकाल दिया, इतना बुरा बिहेवियर किया। तो उनको सारी की सारी चीज़ें रियलाइज़ होती गई और इतना रोए वो सब रियलाइज़ कर करके कि मैडम मैं सच बता रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं नार्सिसिस्ट बन गया। अंदर का सब बाहर हाँ, आया सब कुछ बाहर आया, और बहुत ज़्यादा हर सेशन में इतना रोना, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो आप कहोगे वो मुझे करना है, और वो ट्रांसफॉर्म हो गए। अब वो एम्पैथेटिक हो गए, क्योंकि नार्सिसिस्ट में एम्पैथी नहीं होती, लेकिन अब उन्हें दूसरों के जो फ्रीडम है वो समझ में आती है। पहले उनकी वाइफ अगर कहीं पर चली जाती थी, जैसे कोई किट्टी पार्टी में या कहीं पर जा रही है, कोई डांस क्लास या कुकिंग क्लास, तो बहुत उनको तकलीफ़ होती थी कि कैसे जा रही है ये, मैं अगर घर में हूँ तो ये भी घर में ही होनी चाहिए। लेकिन फिर अब वो फ्रीडम देने लगे कि जाओ, तुम्हारी अपनी लाइफ है, ऐसा नहीं है कि मैं घर में हूँ तो तुम भी मेरी वजह से घर में ही रहोगी। बच्चों को फ्रीडम देना, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी अपनी लाइफ है, मतलब वो एम्पैथी उनके अंदर डेवलप हो गई। उनको ये समझ में आ गया कि हर वक्त मेरी ही नहीं चलेगी, घर सबकी मर्ज़ी से चलता है, और घर में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिसमें सब लोग कंफर्टेबल हो। और उन्होंने बहुत चेंज किया, अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। ये नहीं कि जितना मैंने कमाया है बस मेरी इनकम तो आती रहती है। तो उनको एक गोल दिया गया कि भाई आप जब इस लेवल तक पहुंच सकते हो तो आप और भी आगे पहुंच सकते हो, आप अपना फोकस तो शिफ्ट करो। आप सारे दिन घर में खाली रहते हो, ठीक है, आपके पास लाखों रुपए महीना की इनकम बिना कुछ करे भी आ रही है, बट जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपका दिमाग किसी में चलेगा, कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, किसे कैसे कंट्रोल करना है। तो वो सारी की सारी एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म की गई तो वो कम्प्लीटली एक अलग ही पर्सन हो गए। मतलब उनकी वाइफ भी इतना शॉक्ड हो गई और बच्चे भी ऐसे हो गए कंफर्टेबल, और जो उनसे मिलता वो ये कहता कि भाई क्या हो गया तुझे, कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो ऐसे भी नार्सिसिस्ट होते हैं जिनको पता ही नहीं कि वो नार्सिसिस्ट है। वो और कुछ लोगों को जैसे पता चल जाता है आजकल, तो कॉमनली इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है कि नार्सिसिस्ट ये होते हैं वो होते हैं, इतना पॉपुलर कर दिया इस टॉपिक को। तो कुछ लोगों को पता भी चल जाता है, बट उन्हें जो बेनिफिट मिल रहे होते हैं वो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि और किसी चीज़ से बेनिफिट मिलेंगे नहीं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, होगा नहीं, तो इसलिए वो ट्राई नहीं करते। हम लेकिन आपकी बातों से अभी जैसे आपने 2 एग्जांपल बताए हमें, मेल्स ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू वुमेन, ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्स को ना हमेशा से उनके इमोशन सप्रेस करना सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो बहादुर ही होते हैं, तो उनके अंदर इमोशनल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और मेल को ना ईगोस्टिक भी, डोमिनेटिंग ट्रेट्स वैसे ही उसको चाइल्डहुड से कंडीशनिंग की जाती है कि तुमको ही फैमिली की टेक केयर करना है। और ये फीमेल्स का माइंडसेट बना दिया जाता है कि मेल जो फैमिली के लिए डिसीजन लेंगे वो सही रहते हैं, और मेल को तो इस तरीके से ईगो बूस्ट किया ही जाता है। तो मेल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा नार्सिसिस्ट देखे जाते हैं, क्योंकि ये कंडीशनिंग इफ़ेक्ट है। क्योंकि जो पर्सन जितना ज़्यादा सप्रेस करेगा तो वो सप्रेशन एग्रेशन के रूप में मेल्स में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि मेल्स के अंदर वैसे भी उनके अलग बॉडी, फीमेल की बॉडी से अलग हार्मोनल कॉम्पोजिशन होता है ना। तो उनके अंदर वो जो सप्रेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि वो सप्रेशन रो कर निकालेंगे, वो ज़्यादातर एग्रेशन के रूप में निकालेंगे, डोमिनेंस के रूप में निकालेंगे, पावर
दिखाने के रूप में निकालेंगे, ईगो के रूप में। तो उनकी ईगो इतनी ज़्यादा बूस्ट की जाती है और उन्हें लेबल्स जो लगाए जाते हैं, इसकी वजह से उनकी एनर्जी इस तरह से मतलब उनके अंदर सेट हो जाती है कि वो जब भी निकलेगी वो इस तरह से चैनलाइज नहीं करेंगे, ट्यून वो हो जब भी जाती है। निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी कि निकलेंगी। उसमें डोमिनेंस आएगा ही आएगा। उसमें दूसरे को चाहे हर्ट फील कर रहा हो तो उसके लिए वो, क्योंकि एम्पैथी तो होती नहीं है, तो किसी के अंदर एम्पैथी हो तभी तो उसे पता चलेगा कि सामने वाले को इमोशनली फिजिकली किसी भी तरीके से हर्ट हो रहा है, तो वो उस इमोशन को समझ ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी फील ही नहीं किया होता। उनकी जो फेमिनिन साइड होती है कभी किसी ने उन्हें फील नहीं करने Feel दी। नहीं करने। हर इंसान में, मेल हो या फीमेल हो, उसकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड होती है। तो लड़कों को कभी ये नहीं बताया जाता कि रोना, अपनी बातों को खुलकर कहना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर कोई भी मेल है जिसे रोना आता है, अपनी बात को खुलकर कहना आता है, वो दूसरे पे कंट्रोल नहीं चाहेगा कभी भी, वो समझेगा क्योंकि उसने उस इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए वो दूसरे का दर्द समझ पाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो बचपन में इस तरीके का पेरेंटिंग मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है, सो उन्होंने कभी इस तरीके के इमोशनल एक्सपीरियंस किए नहीं होते हैं। उनको बस स्ट्रॉन्ग, एक फेक सेंस ऑफ कंट्रोल के लिए स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। तो वो फेक जो फाउंडेशन होती है ना, वो बाद में जाकर इस तरीके से डोमिनेंट पर्सनालिटी में उनको कन्वर्ट कर देती है। मैम, एक फैमिली, जब कोई हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो एक परफेक्ट फैमिली वो हमेशा चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं सेटल हो जाऊं या सेटल होने के बाद शादी करूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक परफेक्ट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो मिथ है। आप अग्री करते हैं इस बात से? 100%। देखिए, ना तो लोग परफेक्ट होते और ना ही कोई परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट मैरिज कुछ नहीं होती है। हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट से हम उसे गुड इनफ स्टेट में मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हम परफेक्शन की डिमांड करते हैं, चाहे फैमिली या पर्सन के लेवल पर, परफेक्शन एक इल्यूजन होता है और आपको एंग्जाइटी देता है, आपको तरह तरह के फियर्स और इनसिक्योरिटी देता है। और हर समय आप ना एक ज़बरदस्ती की कोशिश में लग जाते हो कि आपको सब चीज़ें ठीक रखनी है। इस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो या बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो जाते हो। छोटी छोटी चीज़ों पर भी पैनिक करने लगते हो कि अरे ये तो वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा है, हमें तो एक परफेक्ट इमेज मेंटेन करनी है। तो आपकी एक अच्छी फैमिली जिसको हम कहते हैं, उसमें सुख दुख सबके फ्लेवर होते हैं। उसमें थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ज़्यादा प्यार होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। हमारे कई बार इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि उस टाइम पर हमारा रैशनल थिंकिंग ब्रेन उतना काम नहीं करेगा। कई बार पर्सन है तो वो ज़िद भी करेगा, कई बार उसकी चॉइसेस, उसकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी, उसके बिलीफ। क्योंकि फैमिली में कैसे स्टार्ट होती है कि एक मेल और एक फ़ीमेल आपस में जुड़े और उन्होंने अपना परिवार बनाना शुरू करा। लेकिन वो जो फाउंडेशन मेंबर होते हैं, मेल और फीमेल, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट हुई भी होती है। दोनों ने एक 25 साल की उम्र पे लगभग शादी की होती है, तो अब 25 साल तो उन्होंने बहुत अलग माहौल में बिताए होते हैं ना। उनको अलग तरीके के वैल्यूज़ ट्रांसफ़र किए गए हैं, अलग एनवायरनमेंट था, उनके फ्रेंड्स, सारे कल्चर, बहुत सारी डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत अलग थी, तो उनकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो दो अलग लोग एक साथ रहते हैं। अब अगर वो ये माने कि हम लोग अलग हैं, गलत नहीं है, तो फैमिली में बड़ी हार्मनी रहेगी और वो बिल्कुल ठीक एक है। दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, समझेंगे, स्पेस देंगे। लेकिन अगर कोई इंसान मानता है कि अलग होना गलत होना होता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे। बिल्कुल सही बात। तो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि लोग कभी भी गलत नहीं होते, लोग सिर्फ अलग होते हैं। अलग होते हैं। अगर इसको समझ ले कोई कि लोग कभी गलत होते ही नहीं है, सिर्फ वो अलग होते हैं, तो अलग होने वाले की रिस्पेक्ट की जा सकती है, उसे स्पेस दिया जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ को भी वैल्यू किया जा सकता है, उसकी बिलीफ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अगर ये किसी चीज़ के लिए ना कह रहा है, किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहा है, इसको कोई भी चीज़ पसंद ना पसंद है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, और समझ कर आप दूसरे को स्पेस दो। आपके परिवार में बस इतने से एटीट्यूड से ही ना खुशहाली रहेगी। और फिर जो बच्चे आप दुनिया में लाओगे, वो जब आपको खुश देखेंगे, आपके घर में सुख शांति होगी, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, तो उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। फिर वो भी अच्छी वैल्यूज़ आपसे कॉपी करेंगे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, तो रिलेशनशिप की इमेज उनके दिमाग में जो प्रिंट होगी वो एक हेल्दी होगी। तो जब बच्चे ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट घर में देखते हैं, तो उनसे उनकी जो कंडीशनिंग होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है और वो आगे चलकर बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनते हैं और फैमिली में एक बहुत अच्छी हार्मनी रहती है। तो हमेशा हर पर्सन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद ना करें, दूसरे से
ऐसा ना वो करें कि वो आपको बस मिरर करे, क्योंकि कोई पर्सन आपको कुछ टाइम के लिए मिरर कर सकता है। वो आपकी वैल्यूज़ को ऐसे दिखाएगा कि उसकी भी सेम वैल्यूज़ हैं, उसकी भी चॉइसेस वही हैं, लेकिन इस तरीके का जो मिररिंग होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट होती टर्म है। लॉन्ग टर्म में हर इंसान अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता आ है। जाता और इसीलिए अक्सर कपल्स के बीच में ये शिकायत होती है, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। क्योंकि पहले जो इम्प्रेस करने वाला एक लवी डवी फेज़ आता है, उसमें एक इंसान दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बनाकर उसके सामने उस तरह से बिहेवियर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में वो ओरिजिनली रीसेट हो जाता है। तो फिर वहाँ पर हमें ये समझना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई इंसान हमें अगर खुश करने के लिए, हमें वैल्यू देने के लिए थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अब हम ये ना सोचें कि ये चेंज इसमें परमानेंट रहना चाहिए और ये मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया है कि बस मुझे प्लेजर देने के लिए, मेरे को ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस देने के लिए, या मेरे को ये फील कराने के लिए कि बस तुम ही सही हो। तो इस तरीके से अगर हम अपनी सोच को सेट कर लें तो वो फैमिली एक परफेक्ट फैमिली, जो कि होती नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई कितने परफेक्ट कपल है, भाई देखो कितनी परफेक्ट फैमिली है। परफेक्ट तो मैम कुछ भी नहीं होता, उसे मतलब हमें रोज़ उसमें एफर्ट डालना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, चलाने के लिए। देखिए, जैसे किसी इंसान को ना हम इज्जत देते हैं, कहते हैं बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन हर सज्जन के अंदर दुर्जनता भी छुपी हुई होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? तो हर अच्छी फैमिली जिसमें बहुत हार्मनी, प्यार है, ऐसा नहीं है कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन जो पार्ट ज़्यादा होता है तो उसको देखते हुए ऐसा बोल देते हैं कि ये फैमिली तो बहुत अच्छी फैमिली है, आइडियल फैमिली है। लेकिन उस आइडियल फैमिली में भी थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं। लेकिन ऐसे ही कहते हैं, जैसे किसी के दुनिया से जाने के बाद भी सबको स्वर्ग ही भेजते हैं, जी जी जी। तो नर्क बनाया क्यों है? तो ऐसे ही जो अच्छी फैमिलीज़ जिनको हम कहते हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ मनमुटाव रहते हैं, लेकिन अधिकतर वो लोग समझदारी से अपना जीवन जीते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये अच्छी परफेक्ट फैमिली है, परफेक्ट पिक्चर है ऐसा। मैम, बच्चों पे जो नार्सिसिस्ट है फैमिली में, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, और उन बच्चों की जो लाइफ है आगे, वो किस तरीके से ठीक की जाए अगर वो कोई एक नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है? मेरे पास एक 8 साल का बच्चा आया था, जिसकी 8 मदर साल का? 8 साल का बच्चा आया था, जिसकी मदर उसको लेकर आई थी। उन्होंने नोटिस किया कि इसमें इसके फादर की तरह नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आ रहे हैं। कैसे ट्रेट्स आ रहे थे? तो वो अपनी मदर पर चिल्ला देता था, तुझे कुछ नहीं आता, तू जा यहाँ से। माँ से तू करके ऐसे बात कर रहा है। और मदर उसके लिए कुछ खाना लेकर आई, तो मुझे नहीं खाना, तो मदर ने कहा खा लो, तो उसमें थूक दिया खाने में। अब एक 8 साल का बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और फिर वो 8 साल का बच्चा यूट्यूब पे गूगल करके देख रहा है हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। फिर उसने मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया अपनी मदर को कि अगर आपने मुझे वीडियो गेम खेलने से रोका ना, तो मैं चाकू से अपनी गर्दन काट लूँगा। इस तरीके से मैनिपुलेशन करना, मदर को डराना। तो मुझसे बोलता है कि मैं काटूंगा नहीं कभी गर्दन, लेकिन इससे मेरी मम्मी डर जाती है, फिर आती नहीं मेरे पास, आप बताना मत मेरी मम्मी को, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है ना। मैं ना यूट्यूब से ये सीख रहा हूँ कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। तो उसकी मदर से जब मैंने बात करी, तो उसके फादर, उसके दादाजी सब नार्सिसिस्ट फैमिली है उनकी पूरी। और बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में है, उसने शुरुआत में देखा कि उसकी मदर के साथ फिज़िकल अब्यूज़ भी हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ भी हो रहा है। हालांकि उसकी मदर डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी उसके फादर उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है। तो उस बच्चे ने जो एनवायरनमेंट देखा, और फिर कुछ उसको जीन्स भी वैसे ही मिले हैं, तो वो धीरे धीरे ना अपने फादर और अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनके साथ जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो सारे ट्रेड्स धीरे धीरे कॉपी कर रहा है फीमेल को डोमिनेट करने के। और क्योंकि वो इस बात से शुरू में रोता था, उसकी मदर ने मुझे बताया कि बहुत रोता था, बहुत नाखुश था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने फादर को मैनिपुलेट करना सीख लिया। फादर के मुंह पे वो बातें करना जो फादर को पसंद आए, ताकि उनसे गिफ्ट्स ले सके, ताकि उनके साथ बॉन्ड ठीक रह सके। और वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती थी, वो मदर पर निकालना, मदर को डरा कर रखना, मदर के साथ बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करना। तो ऐसे इम्पैक्ट आ जाता है बच्चों पर। कई बार इससे अलग भी इम्पैक्ट आता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है, बहुत ही आइसोलेटेड फील करता है, उसके अंदर फियर ऑफ अबेंडनमेंट डेवलप हो जाता है। जैसे एक और मेरे पास इस तरीके का केस आया था, जहाँ पर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनके घर में उसके फादर नार्सिसिस्ट थे। तो वो बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते थे, तो उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। उनको बोलते वक्त ऐसे चोकिंग सेंसेशन होती थी बिल्कुल, कि जैसे शब्द अटक गए हैं गले में। उनका मन करता था कि वो बोलें कि ये गलत है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था।
और जो छोटा वाला उनका बेटा था तो उसको तो इतना ज़्यादा डर लगता था कि अगर फादर चिल्ला रहे हैं तो अपने कमरे में बैठा बैठा उसका यूरिन लीक हो जाता था। इतना ज़्यादा डर लगता था, वो कुछ भी नहीं कह पाता था। तो इस तरीके से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं। कुछ बच्चों पे ऐसा इम्पैक्ट आता है कि वो ये सोचते हैं कि जैसे ही हम बड़े हों, कॉलेज के बहाने निकले यहाँ से, कि ये तो घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नर्क है। और वो कई बार अपनी मदर को भी समझाते हैं कि छोड़ दो इस आदमी को, हम आपके साथ अलग रह लेंगे। लेकिन ना एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है। नार्सिसिस्ट को छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपने बिहेवियर में बड़ा इनकन्सिस्टेंट रहता है। कभी वो बहुत अच्छे से बिहेव करेगा और कभी बहुत गंदे से बिहेव करेगा। तो उसको ना ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन में रखता है वो दूसरे लोगों को। और कई बार लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते नार्सिसिस्ट को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम जाएंगे कहाँ, हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं है, ठिकाना नहीं है। और अगर ये आदमी ऐसा निकला, क्या गारंटी है कि हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो वो सही निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ना इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस चक्कर में बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। और बच्चे कई बार बहुत वॉयलेंट भी हो जाते हैं। जैसे एक अगेन फिर फादर का ही एग्जाम्पल, क्योंकि मेल्स के ज़्यादा केसेस आते हैं। तो उनके फादर बहुत बड़े नार्सिसिस्ट थे। तो वो बच्चा जब तक छोटा था वो अपनी मदर को पिटते हुए भी देख रहा था, फैमिली का एनवायरनमेंट भी ख़राब देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो 15+ हुआ तो उसने अपने अंदर धीरे धीरे अपने आप को सबकॉन्शियसली प्रिपेयर कर लिया था कि अब इस आदमी का मैं पूरा मुकाबला करूँगा। और फिर उसके फादर जब इस तरह का तमाशा करने की कोशिश करते थे तो एक दिन उसने अपने फादर का हाथ पकड़कर बुरी तरीके से मोड़ दिया। इतना बुरी तरीके से मोड़ा कि उनकी उंगली भी मुड़ गई, मतलब पूरा उनकी उसके बाद उंगली ऐसे ही हो गई। इतना बुरी तरीके से कि और पूरा मुंह पकड़ के इस तरीके से बोल दिया कि आज के बाद अगर तूने घर में किसी को भी बोला ना तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्रंट करना। बच्चे ने अपने फादर को ये करा कि बहुत साल हो गए तेरी बदतमीजी सहते सहते, इतना तू suppress हो तड़ाक, गया। हाँ इतना सप्रेस था वो, एकदम एग्रेशन इतना निकला उसके अंदर। तो इस तरीके का भी इफ़ेक्ट आता है। तो किसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ही आएगा, कैसा भी आ सकता है। जिसका जैसा माहौल होता है, जैसी पर्सनैलिटी होती है, तो उस हिसाब से आता है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट ही आते हैं, नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। जैसे एक पॉजिटिव का भी एग्जांपल दे देती हूँ। तो एक पॉजिटिव भी आया, तो वो भी अपने घर में इसी तरह से नार्सिसिस्टिक वो देखते थे एनवायरनमेंट। तो उस पर यह आया कि वो बहुत ही डिसेंट बच्चा बना। उसको बार बार यही मैसेज मिला कि इस तरीके से दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों को इंसल्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है और हमें दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत पेन क्रिएट करता है दूसरों की लाइफ में। तो उसको जो खुद के लिए पेन फील होता था या फैमिली के और लोगों के लिए पेन फील होता था, तो उससे उसने यही लर्निंग ली कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इस तरीके की हरकत कभी नहीं करूँगा। तो वो काफ़ी एम्पैथेटिक और काफ़ी लिबरल, दूसरे को फ्रीडम देने वाला इस तरह से डेवलप हो रहा था। मतलब अपने फादर से बिल्कुल ऑपोजिट डेवलप हो रहा था। बट इस तरीके के इम्पैक्ट कम आते हैं, नेगेटिव ज़्यादा आते हैं। मैम एक रिश्ता जब हम बनाते हैं तो हम ये कैसे पहचानें कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है और हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो रिश्ता बनाने से? क्योंकि आपने कहा कि स्टार्टिंग में जो नार्सिसिस्ट होता है वो लव बॉम्बिंग करता है और उसके बाद वो एक्चुअली अपने जो रंग हैं वो दिखाने लगता है। थोड़ा सा अगर आप इस पर बताएं। देखिए, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो हर एक हेल्थी रिलेशनशिप को ग्रो होने में टाइम लगता है जी। नार्सिसिस्ट क्या करता है, ओवर सप्लाई करता है हर चीज़ की शुरुआत में, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपने फियर्स होते हैं और एक हॉलोनेस होती है। तो वो सामने वाले को, क्योंकि वो खुद ही अटेंशन फ्रीक होता है, तो वो ये सोचता है कि अगर सामने वाले को अटेंशन दी जाएगी बहुत ज़्यादा तो वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे खुशी देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को भी ये चीज़ खुशी देगी। तो उसकी तारीफ़ करना, उसको ज़्यादा अटेंशन देना, लव बॉम्बिंग करना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए कुछ गिफ्ट्स देना, कुछ भी ऐसे बेनिफिट्स देना जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी हो जाए उसके ऊपर। क्योंकि उसमें ना पेशेंस नहीं होता, वो वेट नहीं कर सकता कि सामने वाला टाइम ले और तब उसके बाद वो इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रो करे। तो उसको ना सामने वाले की यस भी बहुत जल्दी चाहिए होती है। तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है और कैरिस्मेटिक होते ही हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, इंटेलेक्चुअली भी बहुत अच्छे होते हैं। और कई बार तो नार्सिसिस्ट ऐसा भी होता है कि वो सोशली भी एक ऐसी इमेज बनाता है कि वो बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन उसके पीछे भी उसकी चाहत यही होती है कि उसको बस सब पूछें, उसकी तारीफ़ करें। तो अब वो किस टाइप का नार्सिसिस्ट है ये भी बड़ा डिपेंड करता है और किस तरीके की पर्सनालिटी को वो डेट कर रहा है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिंपल सी पर्सनालिटी जो ऐसे मैनिपुलेटिव बिहेवियर को नहीं समझते हैं, बहुत इजी गोइंग पर्सनालिटी वाले हैं कि इजीली कन्विंस्ड हो जाते हैं, ऐसे पर्सन को अगर टारगेट बना रहा है तो वो पर्सन तो बहुत जल्दी इस तरीके के कैरिस्मा से कन्विंस हो जाएगा।
तो वो लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ना ये क्या है कि आप छोटी छोटी बातों में इनके ना बिहेवियर को नोटिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर जाएंगे भी लंच करने के लिए, तो ये चाहेंगे कि इनके पास ही कंट्रोल रहे, ऑर्डर भी हो तो इनकी मर्ज़ी से हो। तो आप छोटे छोटे से इनके बिहेवियर से भी ना इस तरीके से कैच कर सकते हैं कि ये पर्सन ना हमेशा कंट्रोल की नीड है। इनका बिहेवियर देखिए कि आपके साथ जैसा है दूसरे पर्सन के साथ कैसा है, क्योंकि आपको तो अभी कन्विंस करना है, इसलिए आपके साथ तो इनका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा। लेकिन जिसको कन्विंस नहीं करना है उनके साथ, जैसे वेटर को कैसे बुला रहे हैं ये, या अगर पार्किंग में है तो कोई गार्ड इनकी कार निकलवा रहा है उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं ये, तो ये ना अपने कुछ ना कुछ क्लूज ज़रूर छोड़ते हैं। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका कंट्रोल, इनकी लैंग्वेज से आप स्टार्टिंग में भी पता लगा सकते हैं। ये धीरे धीरे ऐसे कोशिश करते हैं कि आप ना इन पर डिपेंड हो जाएं, और बाकी जो आपका ऑलरेडी रनिंग सर्कल है उसे धीरे धीरे आपको आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि कोई और टैलेंटेड अच्छा पर्सन आपकी नज़रों में रहे और आप कंपैरेटिव होकर इनको देखें और इनकी कुछ सच्चाई आपको पता चले। तो ये चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी जो है ना टोटली इन पर आ जाए। तो ये शुरू में आपको कन्विंस करेंगे कि ऐसे पैम्पर करके रखेंगे कि आपको कभी काम की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, यही सफिशेंट है आपके लिए। तो जब भी कोई पर्सन स्टार्टिंग में आपके सर्कल में कुछ कमियों को पिन पॉइंट करना स्टार्ट कर दे कि देखो उसने तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया, है ना, वो तो तुम्हें वैल्यू नहीं करता, तुम तो उसे कितना अच्छा मानते हो, और जब भी कोई ऐसी कोशिश करे कि आपके और किसी दूसरे के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कराने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें फ्लरिश वे में आपके ऊपर थोप कर आपको कन्विंस करने की कोशिश करा, और बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है अरे मैं तो ये लेना ही नहीं चाहती थी, मैं तो ये डिसीजन बनाना ही नहीं चाहती थी, और आपको बार में ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कैसे कन्विंस हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, और मैं वही कर रही हूँ जो कि ये सामने वाला पर्सन मुझसे चाह रहा है। तो आप जब थोड़ा सा अवेयरनेस रखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डेट कर रहे हैं। हाँ, वो आप की बात करना से पहले अपनी इतनी सारी बातें करेगा, इतना सारे गुणगान गाएगा कि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने सिर्फ सुना है, मैंने कहा नहीं अपना। मतलब आपके अंदर जो कहने की बातें थी आपको ऐसा लगेगा, अधूरापन सा लगेगा कि मैं तो कह ही नहीं पाई वो बातें, क्योंकि नार्सिसिस्ट सुनने को तैयार ही नहीं है, उसको तो कहना है। वो आपकी कोई भी अच्छी बातें होंगी तो उनको इस तरीके से बोला इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, हाँ चलो तुम्हें खुशी मिल रही है तो चलो भाई तुमने बहुत अच्छा किया है ये बात, इस तरीके से वो आपको रियलाइज़ कराएगा। हालांकि नार्सिसिस्ट को शुरुआत में पहचानना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो इतना कैरिस्मेटिक वे में आपको पैम्पर करके रखते हैं शुरुआत में कि आप धोखा खा ही जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको अवेयरनेस में रहना होता है जब आप किसी नार्सिसिस्ट को स्टार्टिंग में स्पॉट कर पाते हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए होता है ना कि कोई मुझे वैल्यू कर रहा है, कोई मेरे को टाइम दे रहा है, टेंशन दे रहा है। लव बॉम्बिंग सबको पसंद आती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और नार्सिसिस्ट बनने में भी फ़र्क है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, लेकिन साथ ही वो नार्सिसिस्ट भी, ऐसा पॉसिबल? देखिए जो नार्सिसिस्ट होता है ना तो वो सेल्फ स्टीम उसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। वो बेसिकली खुद की उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि उसमें ये सारी जो क्वालिटीज़ ऊपर से हैं दिखाई दे रही हैं, ये सब ना अंदर से उसे हॉलो फीलिंग देती हैं। तो वो दूसरों से चाहता है कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसको लगे कि हाँ दूसरों की नज़रों में ये सब चीज़ें लग रही हैं तो मैं हूँ ऐसा। उसको कन्फर्मेशन मिलती है, उसको वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ जो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई नार्सिसिस्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको कहना चाहिए दिमागदार लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको पता भी है, लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। उन्हें पता है, लेकिन फिर भी उनको एक्नॉलेजमेंट इतना ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब उनको वैलिडेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर इंसान में होनी चाहिए। जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी वो तो किसी के भी हाथों कैसे भी मैनिपुलेट हो जाएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आई और वी का ही एक डिफरेंस। तो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है वो दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करना भी जानता है, लेकिन नार्सिसिस्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो इसलिए दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करना जानता। तो हेल्दी सेल्फ लव, हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट सब में होनी चाहिए। ये जीवन जीने की सबसे अच्छी कला में से आता है, पर नार्सिसिस्ट के साथ थोड़ा सा केस अलग ही हो जाता है। मैम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता लग जाता है कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है, स्टिल उसे छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब पता लग गया कि वो एब्यूजिव है या वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या उसने स्टार्टिंग में जो लव बॉम्बिंग करी
बट फिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उस नार्सिसिस्ट को छोड़ना? देखिए, जब आप किसी के साथ रहने लग जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना, घर में आप कुत्ता भी पालो तो उससे प्यार भी हो जाता लगाव है। हो जाता है, तो वो तो इंसान है। अब शुरुआत में नहीं पता चलता, तो मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स बताती हैं कि मैं 18 साल से नार्सिसिस्ट के साथ थी, मुझे पता नहीं चला कि ये नार्सिसिस्ट है आदमी। किसी को काफ़ी समय के बाद पता चलता है इस तरह से। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर ख़ास तौर से मेल है, तो आदमियों को तो गुस्सा आता ही है, आदमी तो चाहेगा ही घर में अपनी चलाना। तो वो इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ करके देखते हैं, वो इसको एक सीरियस प्रॉब्लम या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह तो देखता ही नहीं है, वो तो बाद का काम होता है। तो लोगों को लगता है कि ये गुस्से वाले हैं, लोगों को लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ही सब भला चाहिए, या भाई अगर आदमी इतना करेगा तो उसे एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ही ना। तो वो इस तरीके से मिनिमाइज़ करके देखते हैं, तो कभी समझ नहीं पाते कि ये पर्सन डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई भी, अगर हम फैमिली के रेफरेंस में बात करें कि पता चल गया कि हस्बैंड ऐसा है या वाइफ ऐसी है, कोई भी है, या सिबलिंग ऐसा है, छोड़ पाना इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम सबको ना शुरुआत से ही अकेले रहने का बहुत ज़्यादा डर है। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ही हम सब लोग ग्रुप बना कर रहते थे। तो ग्रुप चाहे कितना भी ख़राब हो, लेकिन ना उसके अगेंस्ट जाने की ताकत अभी भी लोगों में नहीं है। आज के टाइम आज के टाइम में भी नहीं है, क्योंकि उनको दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ों की खुद ही टेक केयर करनी पड़ेगी, और जो सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, एडजस्ट करो, जो संस्कारों का बोझ है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। और प्लस नार्सिसिस्ट का इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर जो कंफ्यूज करके रखता है, जो कभी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कराता है कि उसी ने आपको ज़ख्म दिया और फिर वही मरहम लगाने बैठ गया कि आई एम सॉरी। क्योंकि जब नार्सिसिस्ट इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो रो भी सकता है आपके सामने, वो अपनी फेक स्टोरीज भी बना सकता है। तो मेरे एक क्लाइंट बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड ने ना अपनी बचपन की फेक स्टोरी सुना दी मुझे, कि मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा बेल्टों से मारते थे और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते थे और मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देकर ऐसे ट्रीट करते थे, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, और अब मेरे अंदर वही सब गुस्सा कभी भी आ जाता है और मैं इस तरीके की हरकत बोल जाता हूँ, कर जाता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कन्विंस कर लेते थे फ़ौरन। जब ये सब कुछ बहुत समय तक चलता रहा तो एक बार उनकी वाइफ का गुस्सा अपने इन लॉस पर फूट पड़ा कि आपकी वजह से मेरा पति ऐसा हो गया है। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा हमने तो कभी इसको बेल्टों से नहीं मारा, हमने तो कभी ऐसा नहीं करा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई बचपन की कि भाई ये तो शुरू से ही ऐसा था, बाहर बहुत ज़्यादा घूमता था, हम थोड़े डांटते तो थे, लेकिन ये तोड़ू फोड़ू प्रवृत्ति का गुस्से वाला था, शैतान था, हम कोशिश, लेकिन हमने कभी बेल्टों से कुछ नहीं मारा इसको इस तरीके से। तो वो कहानी बिल्कुल झूठी निकली। वो विक्टिम सब कार्ड, एक ही घर में थे? हाँ, नहीं, वो इन लॉज अलग रहते थे। अच्छा। तो वो जब वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना कि मेरे हस्बैंड की जो आज हालत है, वो गुस्सा फूटता है उनका, वो मेरे इन लॉज की वजह से, क्योंकि इन्होंने इतना मारा। तो एक दिन वो अपने इन लॉज पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और सब कुछ जो भी मन में था वो सब बोल दिया। तब इन लॉज ने कंफर्म किया कि बेटा हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम्हें कहानी सुनाई है, इसने तुम्हें एक फेक स्टोरी सुना दी है, और ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं हुआ है कि हमने इसे मारा है, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, बेल्ट, कुछ भी नहीं। तुम जितने रिश्तेदारों से चाहो उससे कंफर्म कर लो, इसके भाई से, बहन से, जिससे भी चाहो तुम कंफर्म कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे पास लोग हैं, एविडेंसेस हैं, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये तुम्हें झूठी स्टोरी सुना रहा है। तो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर देते हैं ऐसे लोग, इस तरीके की झूठी स्टोरीज बताकर। तो वो लेडी उनको इसलिए नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि मैं जाऊंगी कहाँ, मैं कैसे अपना वो करूँगी, क्योंकि उनकी फैमिली जो थी मायके की साइड वो सपोर्टिव नहीं थी इतनी ज़्यादा, वो खुद इतने इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो उनको ये था कि मैं कहाँ जाऊँगी इतनी बड़ी दुनिया में, मेरी और ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। मैं इस आदमी के साथ रहती हूँ, ठीक है, चिल्लाता है, गालियाँ देता है, कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी पड़ी तो हूँ, यहाँ पर हूँ, सुरक्षित हूँ। तो कई बार आदमी अपना इनसिक्योरिटीज़, फियर्स कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कोई डिसीजन बना पाए, उसके पास सपोर्ट नहीं है, तो इन सब की वजह से वो डिसीजन नहीं बना पाता, वो टॉर्चर होता रहेगा। मतलब उसे पता है कि उसका हर दिन टॉर्चर हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर वो चल सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो कदम नहीं उठा पाएगा, वो कदम नहीं उठा पाएगा। और ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट के साथ हर दिन ही इतना टॉक्सिक बिहेवियर होता है, कुछ दिन ऐसे भी आते हैं महीने में जो ठीक ठाक जाते हैं। तो इंसान क्या है, फिर अपने आप को रीजनिंग दे लेता है कि ठीक है कुछ दिन का कलेश है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, सब ठीक करते हैं, आखिरकार हमारे लिए कर रहे हैं, इतना सब कुछ
कर रहे हैं, अपनी भी लिमिटेशन है, इस तरीके की कुछ भी रीजनिंग दे देता है। वो एक जो मैम सर्कल है ना, विशियस सर्कल, यस, उसी में फंसा रहता है। उसी में फंसा रहता है इंसान, डिसीजन नहीं बना पाता। नहीं बना। और कुछ ऐसे भी हैं जो डिसीजन बना लेते हैं, जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने बोला मैं सड़क पे भीख मांग लूँगी, जिया नहीं जाएगा तो मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊँगी, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। इससे मेरा जीना इतना ज़्यादा वो कर दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बहुत ही गंदी बात बोल दी थी उसको बोला कि तू अगर बाज़ार में जाकर भी बैठेगी ना, तेरे को कोई तब भी नहीं पालेगा। इतनी गंदी बात बोल दी नार्सिसिस्ट आदमी ने अपनी वाइफ को। अगर कोई भी पत्नी इस तरीके की बात सुनेगी तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बोलने लगी मेरे लिए तो उस मोमेंट में ऐसा था कि मैं ज़मीन में गड़ गई पूरी तरीके से, इतनी गंदी बात। तो मैंने उसी पल में डिसाइड कर लिया था कि मुझे चाहे भीख मांग के इज्जत से अपना मतलब कुछ भी करना पड़े, मतलब उनके लिए था कि भीख भी मांगना शायद इज्जतदार तरीके से जीना होगा इस आदमी के साथ रहने से। और नहीं होगा मेरा कुछ भी तो मैं चाहे ट्रक के नीचे आ जाऊँगी, कुछ भी आ जाऊँगी, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो बिल्कुल चली गई। तो वो जब मेरे साथ थेरेपी करी उन्होंने, तो उनकी फ्रेंड ने सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, अभी तू बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, पहले तू बात कर ले, थोड़ा रिलैक्स हो जा, फिर देखते हैं तेरी लाइफ के साथ क्या करना है। वो अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी, मतलब हस्बैंड का घर छोड़ दिया था। फैमिली वाले क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो यही समझा के बार बार भेज देते थे कि उसी के साथ रहो, उसी के साथ तुम्हारा गुजारा है, हम तुम्हें अब नहीं रख पाएंगे, बेटियां तो पराई हो जाती हैं। और वो उस आदमी के साथ रह नहीं पा रही थी। तो उनका एक बेटा था, उसको लेकर वो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई कि जब तक मैं थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाऊँगी, मैं समझ नहीं लूँगी कि मुझे क्या करना है आगे, मतलब मैं तेरे साथ रह सकती हूँ क्या। तो फ्रेंड सपोर्टिव थी, उसने बोला मेरे साथ रह लो। इस हद तक भी आ जाते हैं लोग। हम आपसे सुन के तो लग रहा है कि पता नहीं हम कितने नार्सिसिस्ट से रोज़ मिलते होंगे, हमें पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता होगा। बिल्कुल सही है। वर्क प्लेस में भी आप कहीं पर भी जाओगे तो नार्सिसिस्ट इंसान कहीं पर भी आपको मिल ही जाते हैं। और देखो, थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हल्के फुल्के एक आध होने में कोई बुराई भी नहीं है। अब आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अपने अपने ब्रांड्स को या सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये भी सेल्फ प्रमोट करना, अपनी तारीफ़ें करना, और ये सब हल्का सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ही हैं। बट ये सब ज़रूरी भी है ना, इसके बिना आपको जाने का कौन, इसके बिना आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है। बट किसी दूसरे को गिराकर सिर्फ अपना ही परचम आप लहराना चाह रहे हो और दूसरे को डिवैल्यू कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो उसको, वो गलत है। आप अपनी लकीर बढ़ाओ ना, दूसरे की लकीर को आप छोटा करने में, मिटाने में या उसे गलत ठहराने में टाइम वेस्ट करते हो, तो वो सब अनहेल्दी है। और नार्सिसिस्ट, ऐसा नहीं है कि हर नार्सिसिस्ट आप पर आकर अटैक ही कर देगा, क्योंकि उसको भी बड़ा डर होता है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा डर वाले होते हैं, ये पंगा उसी से लेते हैं, उसी को टारगेट बनाते हैं जहाँ इनको लगता है कि इनकी बात चल जाएगी, ये डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का और अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मेरी पब्लिक इमेज ख़राब ना हो जाए। तो ये दूसरे लोगों के साथ तो बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो वो अपनी वाइफ को जितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, और जब किसी और से मिलते थे तो उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, और सब यही कहते थे भाई इससे सज्जन इंसान तो कोई है ही नहीं दुनिया में, अगर ये इंसान किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो भगवान आ गया। वो बाहर और अंदर की इमेज में इतना ज़्यादा बदलाव था। एक मेरे क्लाइंट थे जो मतलब उनका बेटा पहले मेरा क्लाइंट था, तो उसके थ्रू उनके फादर के बारे में पता चला कि वो बाहर तो लाखों का दान दे रहे हैं, और बेटे ने बिज़नेस करने के लिए पैसे मांगे तो उसने कहा तेरी माँ के घर से आए थे क्या, हराम के पैसे हैं यहाँ पे, तुझे बिज़नेस करने के लिए पैसे दे दूँ मैं। बात है। और वो बाहर लाखों का चंदा दे रहा है, क्योंकि सब कह रहे हैं बाऊजी बाऊजी बाऊजी, लाखों का चंदा मतलब मिल रहा है तो बाऊजी बाऊजी तो करेंगे ही आपको। सही बात। तो वो वहाँ पर एक सोशल फेक इमेज बनाने के लिए इस तरीके से पैसा लुटा रहे हैं, और घर में बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो बाहर वाले तो उन्हें भगवान मानेंगे कि भाई इनके दर पर जाओ तो चंदा मिल ही जाता है, और वो भी अच्छा खासा चंदा मिल रहा है। तो इस तरह से बड़े सारे ऐसे, आप स्पिरिचुअल फील्ड में देखो, आप बड़े सारे लोग हैं जो ईश्वर से साक्षात्कार हो गया है। अब प्रूव कैसे करोगे आप ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो गया है, तो वो प्रूव ही नहीं कर सकते। तो वो दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करेंगे कि भाई मेरे पास तो कुछ ऐसी पावर्स हैं, मेरा तो एनलाइटमेंट हो गया है, और फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात फॉलो करो, सुनो भी नहीं फॉलो करो, यही मार्ग दिखाया जा रहा है। तो हर इंसान के अंदर हो सकता है नार्सिसिस्ट, कहीं पर भी हो सकता है। मैम, जो आजकल इतने रिश्ते टूट रहे हैं या इतने रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, नार्सिज्म भी वजह है उसकी? ऑफ कोर्स, रिलेशनशिप में देखिए क्या होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि आपको रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के हिसाब से ही पूरी तरह से ढल जाओ, तो आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। बिल्कुल ठीक बात। इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग। वो ये सोचते हैं कि मुझे ना बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है,
तो जब आप मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ को स्पेस देना, रिस्पेक्ट करना, अपने आप को वैल्यू देना, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने जैसा है। तो आप सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, आप अपनी बात पर थोड़ा सा एडमेंट रहो, आपको जो लाइफ में करना है उसके लिए आप ओपनली एक्सप्रेस करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को हर वक्त गलत समझो। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनको क्या हुआ, उनके हस्बैंड ने बोला, वो कहीं जा रहे थे, कि तुम ना ये ड्रेस मत पहनो, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो बोलने लगी ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ना मेरे साथ नहीं चलेंगे। अब हस्बैंड है, नॉर्मली कई बार वो वहाँ गया हुआ है या उसको पता है कि वहाँ कैसी गैदरिंग होगी, तो बोल भी देता है। अब इसमें एकदम से लेबल कर देना कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स मेरे साथ नहीं चलेंगे, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तो ये बड़ा गलत है। ऐसे ही अभी मेरे पास एक केस आया, तो जिस लड़की ने AI से पूछ कर कि मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे कपड़े पहनने के लिए ऐसे बोलता है, या कभी कभी बोलता है कि इस लड़के से बात मत करो ऐसे, तो वो कौन सी पर्सनालिटी है, कैसा है, क्या वो नार्सिसिस्ट है? तो AI ने बोल दिया कि अगर वो तुमको टोकता है और ऐसे कपड़े नहीं पहनने देता है, या किसी से बात करने पर पाबंदी लगा रहा है, कि हाँ उसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, और उसने अपने बॉयफ्रेंड को लेबल कर दिया नार्सिसिस्ट। अब जिस लड़के से वो बात करने के लिए मना कर रहा था, वो नशे के इंजेक्शन लेता था, और वो तो ये इंप्रेशन लेकर बैठ गई कि ये मुझ पे शक कर रहा है, इसलिए मुझे उससे बात नहीं करने दे रहा है। और वो अब उसको उसी लेंस से देख रही है कि नार्सिसिस्ट है और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। और उसने उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, उसको गलत ठहराना शुरू कर दिया, और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ टाइम के बाद उस लड़की को पता चला कि जिस लड़के से वो बात करने के लिए मना कर रहा था, वो सच में इंजेक्शन लेता है नशे के, और उसके हाथ पर भी उसने देखा कि कई सारी सुइयाँ छुपी हुई थी इस तरह से, और वो उसको भी धीरे धीरे उस तरफ कन्विंस कर रहा था। और जिससे ब्रेकअप हुआ था, अब वो किसी दूसरे के साथ कुछ महीनों के बाद उसका कनेक्शन बन गया। अब वो उसे देख देख कर जो है ना पछता रही है कि मैंने क्या कर दिया। मतलब तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई थोड़ा एडवाइस भी आपको दे रहा है आपके वेलफेयर के लिए, आप बिना वेरीफाई करें कि ये कंट्रोलिंग नेचर है या मेरे वेलफेयर के लिए कहा जा रहा है, आप उसे तुरंत लेबल कर रहे हैं कि ये नार्सिसिस्ट है। क्योंकि ऐसे तो फिर रिलेशनशिप चलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो आपके फादर भी टोकेंगे, आपका भाई बहन भी आपस में किसी को एक दूसरे को बोल देते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम केयर करते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी कोई आइडिया आपका किसी ने एडमायर नहीं किया, या आप तैयार होकर खड़े हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, या आपको कहीं जाने से रोका, या कुछ भी आपको एक डिफरेंट एडवाइस दी जो कि आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला नार्सिसिस्ट है। तो आज लोग ना इसको बहुत ज़्यादा ओवर लेबलिंग भी करने लग गए हैं, मिस लेबलिंग होने लग गई है बेसिकली। कुछ ज़रा सा बोल दिया तो लगा कि इसमें वो ट्रेट्स हैं, कि इसलिए कंट्रोल, ऐसे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। आज़ाद तो है वहाँ पर रिलेशनशिप में ना आजकल प्रॉब्लम्स भी आ रही Problems हैं। भी। तो हमें ये समझना है कि किसी का भी अगर कंसिस्टेंट बिहेवियर है और वो गलत तरीके से आपको कंट्रोल कर रहा है, गलत तरीके से वो आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, तब वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट। पहले ये तो देख लो उसके इंटेंशंस क्या है, और क्या वो अपने बिहेवियर में ऐसे कंसिस्टेंट है, और बिन बात के भी आपको आपके हर आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है, या आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, और हेल्दी बाउंड्रीज बना देनी चाहिए शुरुआत में ही, ताकि वो इंसान मेरे साथ बार बार ये सब रिपीट ना करे। ना करें। मैम, एक जो नार्सिसिस्ट जब सेक्सुअल वायलेंस करता है, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, नार्सिसिस्ट ना बहुत अलग अलग तरीके से सेक्सुअल वायलेंस कर सकता है। जैसे नार्सिसिस्ट ना सेल्फ प्लेजर के लिए ऑब्सेस्ड होता है, वो अपने पार्टनर के प्लेजर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और बहुत क्रेजी आइडियाज़ भी होते हैं कई बार नार्सिसिस्ट इंसान के, और उसका इंटेंशन सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ही होता है, क्योंकि उसने सीखा वही होता है। अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में अब्यूज़िव है, अब फीमेल्स के लिए स्टैंड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही इस तरीके की होती है। आज की जो फीमेल्स हैं उनकी कंडीशनिंग बहुत अलग है, वो अपनी नीड्स को, अपनी लाइक डिसलाइक को बहुत एक्सप्रेसिव वे में अपने पार्टनर को पहले ही कन्वे कर देती हैं। बट जो आज भी फीमेल्स हैं 40s की रेंज में हैं या उससे ऊपर हैं, तो वो जब छोटे थे उनकी जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई, तो उनके दिमाग में सेक्सुअल रिलेशनशिप में एक हस्बैंड का प्लेजर ही
टॉप प्रायोरिटी पे है। आज भी उस एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनको ये नहीं पता कि उनके लिए भी ऑर्गाज्म की फीलिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उनको भी पूरा राइट है अपनी जो भी प्लेजर की नीड्स हैं उसको खुली एक्सप्रेस करने का, बट वो अपने खुद शेम कि कहीं मैं ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे गलत तो नहीं समझ लेगा कि मुझे कितनी सेक्सुअल डिज़ायर है, तो उस सब की वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। और नार्सिसिस्ट तो बिना कहे तो समझता ही नहीं और कहने के बाद भी नहीं समझता है। तो यहाँ पर फीमेल्स को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना होता है और वो ना थोड़ा सा रिजिड फर्मनेस से, क्योंकि शुरुआत में जब भी आप बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे तो नार्सिसिस्ट को बहुत तकलीफ होगी और वो अपनी डोमिनेंस का लेवल बढ़ा देगा और आपको बहुत ब्लेम शेम करेगा और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। कई बार बहुत विक्टिम कार्ड भी प्ले करेगा कि आप उसकी नीड्स पूरा नहीं कर रहे हैं और आपको कई बार पेनफुल वर्ड्स भी बोल देगा कि आपकी नीड कहीं और से पूरी हो रही है, शायद आप इसलिए उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं हो। बट आपको ये सारी चीज़ें सहनी ही पड़ेंगी कुछ समय के लिए और आपको एक फर्म बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी। आपको ओपन अप होना पड़ेगा कि अगर हम कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बनाएंगे तो भाई मेरे प्लेजर का भी उतना ध्यान रखा जाएगा। मतलब आपके मुँह में ज़बान आनी होगी और आपके एक्सप्रेशन के बावजूद भी आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपने कहा और आपकी बात को सुन लिया गया और उसका करेक्शन हो गया। आप रिपीटेडली कहेंगे, बार बार कहेंगे, फर्मनेस दिखाएंगे, तब जाकर आपकी बात को एड्रेस किया जाएगा और धीरे धीरे फिर आपका कंट्रोल जो खो दिया था आपने वो कंट्रोल आना शुरू होगा आपके पास। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट जितना बवाल मचाता है वो उतना ही डरता भी है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी, तो मैंने बोला कि इस बार ना जब भी आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस तरीके से करे तो आप जाकर ना एक FIR करा देना, आप घर से निकल जाना और ये बोलती हुई निकलना कि मैं जा रही हूँ FIR कराने के लिए। तो वो देखना फिर उसका रिएक्शन कि वो जितना अभी आपको ख़तरनाक दिखा रहा है वो है नहीं इतना ख़तरनाक। तो उन्होंने ये ट्राई किया, बहुत रिस्की था उनके लिए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने कहा आपको कलेश ख़त्म करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आप जाओ। तो जैसे ही वो ऐसे कहकर एकदम से दरवाज़ा पटक कर निकली FIR, उनका हस्बैंड पीछे पीछे आ गया, हाथ पकड़ के सॉरी सॉरी सॉरी, घर चलो बात करते हैं, ऐसे करते हैं वो। और फिर जाकर वो बोलने लगी कि मेरे पैरों में भी पकड़ के कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मत जाओ, घर की बात बाहर चली जाएगी, मुझे गुस्सा आ गया था, ऑफिस का स्ट्रेस था, ये था वो था। इस हद तक भी ड्रामा, वो था ड्रामा ही। लेकिन वो मतलब एक नार्सिसिस्ट जो खड़ा होकर चिल्ला रहा था वो पैर में भी गिर गया। इस हद तक का भी ड्रामा कि बाहर जाकर आप तो मेरा तमाशा जुलूस निकल जाएगा, ये तो बाहर जा रही है। मतलब वो बाहर का जो फियर है, जो सोशल एक वैल्यू बना रखी है, उसका डर। बिल्कुल कि भाई अगर FIR हो गई और रिश्तेदारी में भी बात चली जाएगी, बहुत कुछ पब्लिक हो जाएगा, तो वो जो बना रखी है इमेज वो तो सारी की सारी चौपट हो जाएगी कि FIR कराने के लिए वो जो एक शेल सा बना रखा है झूठा, वो सब बिल्कुल टूट जाएगा। तो इतना डरपोक भी होता है नार्सिसिस्ट आदमी। लेकिन क्या है कि जो विक्टिम होता है ना वो खुद में भी बहुत कमज़ोर होता है, वो स्टैंड नहीं ले पाता, वो टेम्परेरी कलेशों से डर जाता है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ आप टेम्परेरी कलेशों से मत डरो। अगर आपको आगे तक के लिए अपनी लाइफ को हेल्दी करना है तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आप अपने घर के कलेश को बढ़ा लो, लेकिन फिर उसके बाद आपको शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी शांतियाँ में अपने आप को कन्विंस करते रहोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप धीरे धीरे बीमार हो रहे हो। और वही होता है औरतों में ज़्यादातर हमने जो देखा है कि मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ जैसे उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डायबिटीज़, थायराइड, क्योंकि वो सप्रेस इतना ज़्यादा करती हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है क्योंकि वो सप्रेस बहुत ज़्यादा करती हैं। हालांकि रो रो के उनका कैथारसिस होता रहता है, लेकिन ये तो दमन रोज़ का ही है ना, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है जी। ये भी नहीं पता कि अभी सुबह को ठीक ठाक निकला है आदमी तो दोपहर को कोई फ़ोन आकर तूफान आ जाएगा या फिर शाम को आने के बाद तूफान आ जाएगा, 1 घंटे में ही आ जाए। बिल्कुल। और मेरी एक क्लाइंट है, सीवियर डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके हस्बैंड 65 साल के हैं और 65 साल की उसमें भी शादी.com पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मैं ना सिंगल हूँ, वाइफ के होते हुए भी मैं सिंगल हूँ और मुझे जो है ना एक फ़ीमेल की ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में और मेरे पास फ़लाना फ़लाना प्रॉपर्टी है और इस तरीके से कोई भी अगर हो तो मेरे को अप्रोच किया जाए। वो पूरा प्रोफाइल जो बनाते हैं इस तरीके से, और अलग अलग कहीं पर भी कोई फ़ीमेल देखे टारगेट बनाने के उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और ख़ुद को भी नींद नहीं आती है, खुद भी बहुत परेशान है, लेकिन वाइफ को ही ब्लेम शेम करते रहना। और वाइफ इतने सालों से सीवियर डिप्रेशन में है, फिर भी घर का माहौल बहुत ख़राब रखना, खूब ब्लेम करना, 65 साल की उम्र तक भी आते आते ये सब उनके घर का माहौल चल रहा है। अब एक बात बताइए, वाइफ का डिप्रेशन परमानेंटली कैसे जाएगा जब हर रोज़ उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे हस्बैंड का वहाँ अफेयर खुला, वहाँ पर ऐसी चैटिंग कर रहे थे, उस औरत के नाम पर ये प्रॉपर्टी ले ली है, वहाँ पर फ्लैट ख़रीद लिया है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो रोज़ सामने आएंगी, धक्का लगेगा।
और हर समय हर एक एक्शन पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, चलते फिरते भी कमेंटबाजी चलती रहेगी, तो उस फीमेल का डिप्रेशन कैसे ठीक होगा? तो हाईएस्ट लेवल पे हो गया। वो तो मतलब एक इलाज चलता ही रहेगा कि वो बस खत्म ही ठीक नहीं है होगा। कि आप की थेरेपीज चल रही हैं, सब है, आप इन्फिनिटी बन मेंटेन गया कर है रहे तो। हो, क्योंकि रोज़ का है भाई। डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आया जा सकता है। जैसे मैंने अपनी बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो उसका एक कोर मैसेज यही है कि डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जी। तो डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लगातार उसके कॉजेज़ बने हुए हैं, एक ट्रिगर आपके एनवायरनमेंट में है, डेली का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो कोई भी चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर यहाँ पर बारिश गिर रही है, हम नीचे से कितना भी पोछा लगाएंगे, लेकिन अगर हम ऊपर छत को रिपेयर नहीं करेंगे तो कांस्टेंट पानी आ रहा है, आ रहा है। तो कब तक पोछा लगाएंगे कब तक या लगाएंगे? कब तक अम्ब्रेला लेकर बैठेंगे? ठीक बात है। पॉसिबल ही नहीं है वो बिल्कुल सही चीज़। बात। तो वो उनके घर में डेली का है, लेकिन उनकी भी ट्रॉमा बॉन्डिंग है, बच्चे हैं, खुद में केपेबल नहीं है कि कुछ अपना फाइनेंसिस का टेक केयर कर सकें, फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह से, तो ट्रॉमा बॉन्डिंग के तहत पता है कि सब कुछ ऐसा अब्यूसिव है, लेकिन बस रोज़ वही एक उम्मीद से शुरू करना कि आज का दिन शायद थोड़ा ठीक चला जाए, फिर दोपहर होते होते डिप्रेस हो जाना, फिर शाम होते होते और परेशान हो जाना, फिर रात पूरा को टॉक्सिक हो जाना। रो के सो जाना और फिर सुबह उठ जाना। मैम, मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगा कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होते हैं? मतलब वो सक्सीड क्यों करते हैं लाइफ में? एक अंतर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस होती है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। लेकिन मैम कॉम्पिटिटिवनेस तो अच्छी है। अगर आजकल बंदा कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी है और सब में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें किक देती है आगे बढ़ने के लिए। बट नार्सिसिस्ट में जो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो थोड़ा अनहेल्दी वे में होती है। जैसे कि जैसे कि मुझे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है, ठीक है, और हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट इंसान दूसरे का बुरा कर कर भी आगे बढ़ सकता है। हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सब दूसरे का बुरा नहीं करना चाहते हैं या हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर चाहें भी तो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लोग ना काफ़ी डेयरिंग और रिस्क टेकर भी होते हैं। ये अगर दूसरे को मैनिपुलेट करके उसका किसी भी तरीके से बुरा करके शॉर्टकट से भी अगर आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। एक कोई नॉर्मल इंसान काफ़ी सोचेगा इस बारे में, आगे के उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेगा, लेकिन इनके अंदर जो फेक कॉन्फिडेंस होता है और जो बड़े रिस्क टेकर होते हैं, ये काफ़ी मैनिपुलेटर होते हैं और इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इनको एक ये होता है कि मुझे नाम बनाना है, मुझे चाहिए वो एक इनको पहचान चाहिए होती है अपनी। तो उसमें ना ये काफ़ी मेहनत भी करते हैं, काफ़ी मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं और लीडिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। और इनको ना अपने फील्ड को लीड करने की, डोमिनेट करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, और इसलिए आपको बहुत नार्सिसिस्ट ना बहुत सक्सेसफुल भी दिखाई देंगे, आपको बड़े बड़े पोजीशन पर आपको दिखाई देंगे और हर फील्ड में आगे रहेंगे। और वो किसी इंसान के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन बात ये आती है कि ये एक टाइम के बाद दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जी। तो वो दूसरे का जब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है तो वही चीज़ जो इनकी क्वालिटीज़ काउंट की जा सकती हैं, वो इनकी क्वालिटीज़ काउंट हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर क्योंकि दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन सही नहीं है। सही नहीं। आप अपनी तो लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से, कि एक बार उनके टीचर ने क्लास में एक बोर्ड पर लाइन खींची और उन्होंने सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी कि कोई भी खड़ा हो और इस लाइन को मिटाए बिना, छोटा करे बिना जो है ना अपनी लाइन को बड़ा कर ले। तो सब बच्चे सोच में पड़ गए कि ये क्या मतलब मास्टर जी जो है ना फिजूल की बातें कर रहे हैं कि इस लाइन को छोटा करे बिना अपनी लाइन को बड़ा कर दे। तो कोई भी बच्चा खड़ा नहीं हो पाया, तो एक बच्चा खड़ा हुआ। उसने क्या किया कि उसी के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी कि अपनी लाइन को आप बड़ा कर लो, दूसरे को मिटाओ मत, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस लाइन को मिटाए बिना आप अपनी लाइन बड़ी कर सकते। तो वो बच्चा जो था वो आगे चल के स्वामी विवेकानंद बने कि आपको अपनी लाइन बड़ा करने के लिए दूसरे को गिराने की, मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये अपने आप को और बड़ा दिखाने के लिए अपने जो साइड में आने वाले लोग होते हैं ना, इनके कंपटीशन में होते हैं, उनको ये सोचते हैं धक्का दो पीछे और आगे बढ़ो तेजी से, क्योंकि अगर साथ में सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो इनके लिए बहुत टफ होता रहेगा। तो ये अपने उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए दूसरे को एक्सप्लॉइट करने से भी बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। एक ग्रैंडियोस इमेज इनकी बहुत हाई, कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, वैसे होते हैं। और कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, अंदर अंदर विक्टिम कार्ड ज़्यादा प्ले करते हैं।
मतलब एक तो वो होते हैं ओवर्ट, जो बाहर बिहेवियर में अपना नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डोमिनेंस के रूप में दिखाते हैं, और एक होते हैं पैसिव एग्रेसिव, मतलब बहुत शांति से वो करेंगे, सारा नार्सिसिस्टिक रोल ही प्ले करेंगे, लेकिन वो ऐसे जैसे वो होता है ना कि घुने लोग होते हैं, कि अंदर अंदर जो है ना बिल्कुल हैं, बिल्कुल वैसे गुन्नी ही। लोग कहते हैं। हाँ, गुन्नी लोग जो होते हैं, कि उनको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी का बुरा कर सकता है, या इसके मन में किसी के लिए ऐसी भावना है, या ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, लेकिन वो करते हैं इस तरीके लेकिन से। वो उन लोगों से ज़्यादा डेंजर ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आस्तीन के सांप जैसे होते हैं ना, उनके ऊपर तो शक भी नहीं जाता। जो चिल्ला रहा है, जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका तो पता चल रहा है कि ऐसा है, ऐसा लेकिन जो पैसिव एग्रेसिव है तो उसका तो पता भी नहीं चल रहा। शांति से काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक फीमेल बिल्कुल ऐसी ही थी। तो उसने क्या किया कि वो ना अपनी सिबलिंग से बहुत ज़्यादा राइवलरी थी उसकी, और वो बड़ी नार्सिसिस्ट थी। तो वो क्या करती थी, उसकी सिबलिंग की कहीं पर भी जाना होता तो अब उसकी सिस्टर की ड्रेस काट दी कभी भी, इस तरीके की हरकतें करती थी, उसकी कोई चीज़ तोड़ के रख दी, और पता नहीं लगने देती थी कि वो ये सारी हरकतें कर रही है। इस तरीके से उसको ना परेशान करती थी कि ये टाइम पर कहीं पहुंच ना पाए, या इसका काम ठीक से ना हो, ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाए, क्योंकि अगर किसी की भी ड्रेस लास्ट मोमेंट पे आपने काट दी है, अब वो तो इमोशनली डिस्टर्ब हो ही जाएगा ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे दूसरी ड्रेस का अरेंजमेंट करना सब कुछ। लेकिन इनके ऊपर ब्लेम ही नहीं जाता, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, तो ओपनली तो कर नहीं रहे हैं ना इस तरीके से, और बहुत फिर इनोसेंट बन रहे हैं ऐसे कि जैसे इनका कितना हेल्पफुल एटीट्यूड है, और ये तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या करती थी, अरेंज करने की कोशिश करती थी कि ला ये वाली पहन जा, मेरी पहन जा, इस तरह से। तो इनकी जो सिस्टर थी, जो विक्टिम थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। तब उसको मतलब ये सारी बातें जब मुझसे कह रही थी, तो मैंने बोला कि तुम्हारे साथ मेनली कौन रहता है? मैंने लगा मेरी सिस्टर और मैं रूम शेयर करते हैं। तो मैंने कहा तुम सिस्टर पे नज़र रखना चालू करो। तो उसको शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या कह रही है मैडम, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, तो और एक इंसान आपके साथ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंट रोल है ना। तब जाकर पकड़ में आया कि उसकी सिस्टर ही इस तरीके की हरकतें कर रही थी उसके साथ, ऐसे भी हैं, और अंदर बहुत जेलसी थी, इस वजह से कर रही थी वो, क्योंकि उसको ना उसके सामने इम्पोर्टेंट फील नहीं होता था। तो वो ये तो सोच नहीं रही थी कि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाऊँ, वो ये सोची थी मैं इसको गिरा दूँ, और फिर ये गिर जाएगी तो मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है नार्सिसिस्ट, इस तरह से भी। मैम, जैसे कि आपके पास बहुत सारे नार्सिसिस्ट के केस आते हैं, तो क्या समाज इसको एक्सेप्ट करता है नार्सिसिस्ट? देखिए, जब नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं, एक डिसऑर्डर के रूप में होते हैं, तो ये सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? बहुत मुश्किल है। जब एक पर्सन से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, सारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। बट कहीं ना कहीं सोशल लेवल पर इसको एक दूसरे एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर एक्सेप्टेंस भी दी जाती है। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आज हम सोसाइटी के बारे में कैसे खबर रखते हैं? सोशल मीडिया के ज़रिए खबर रखते हैं जी। ठीक है। सब लोग अपने अपने अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और उससे देखकर दूसरा इंसान अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा है। सबके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो रहा है, क्योंकि सब लोग अपने पॉजिटिव पार्ट्स को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। अपना जो अच्छा मोमेंट होता है, जो अचीवमेंट्स, कॉन्फिडेंस वाले मोमेंट्स होते हैं, उसे ही शेयर करते हैं, लो मोमेंट्स नहीं करते हैं। तो आज हमारे दिमाग में जो दूसरे लोगों की इमेज ऐसा बन रही है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा हाई अचीवर लोग हैं, एंड वो बहुत हैप्पी लोग हैं। एक परफेक्ट पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है, तो उससे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमारे अंदर। हमें ऐसा लगता है कि हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्फिडेंट बनना है तो फिर हमें कुछ ऐसे लोगों का साथ करना पड़ेगा जो लोग हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। तो इंसान का जो खुद का कंपैरिजन करना है, जो खुद को लेकर कंफ्यूज होना है, जो खुद को एक कम देखना है, वो सब इतना उसे कंफ्यूज करके रखता है। तो वो ये समझ ही नहीं पाता कि क्या रियल नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, या क्या सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन वे में अपने आप को कोई इंसान आपको मोटिवेट करने के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको दिखा रहा है, सेल्फ लव है या सेल्फ लव है ना। तो वो उसका कॉन्फिडेंस है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है कि जिन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी एक्सेप्टेंस आ रही है, जिन चीज़ों के लिए नॉन एक्सेप्टेंस है तो उनके लिए भी एक्सेप्टेंस आ रही है। तो बड़ा कन्फ्यूजन सा चल रहा है। तो इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस है या नॉन एक्सेप्टेंस है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, किसके पास क्या लेंस है, उसका खुद का क्या विजडम है। किसी भी कोई भी अगर रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उसे देखने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है आपके पास उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं है। एक बोरिंग सी पार्टी की एक लास्ट में हंसते हुए एक पिक्चर अपलोड हो गई,
अब किसी को नहीं पता कि ये पार्टी बिल्कुल बोरिंग थी, लेकिन वो फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि कितनी हैपनिंग पार्टी थी। तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया जा रहा है उसमें बहुत सारा फेकनेस भी होती है, उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को पता नहीं किसी होती को है। नहीं और सोशल मीडिया के नज़रिए से ही आज सोसाइटी को हम लोग देखने लगे हैं। पहले अखबारों के या न्यूज़ में जो आता था उस सब के उससे सोसाइटी में देखा जाता है, क्योंकि हमें सोसाइटी की खबर ही ऐसे मिलती है ना। जी। लेकिन आज सोशल मीडिया तो हर एक हाथ में है, तो वहाँ से जिस तरीके की इमेज हमारे दिमाग में बन रही है, आदमी टोटल कंफ्यूज है, उसे कुछ नहीं पता कुछ नहीं। कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, क्या सही है, क्या गलत है। सब लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद में कुछ और पता चलता है, शुरू में कुछ और इम्प्रेशन होता है, और इसी कन्फ्यूजन में वो ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। जी जा रहे हैं। मैम, क्या अध्यात्म से भी नार्सिज्म ठीक किया जा सकता है? देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती हैं तो वो आपको नॉर्मली शांत करती हैं। चाहे आप कोई नाम जप करें, मेडिटेशन करें, तो वो आपके अंदर जो बॉडीली जो सोमेटिकली डिस्कम्फर्ट होता है उसे रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं और मन की शांति करती हैं। शांत मन सही तरीके से देख पाता है, समझ पाता है। पर अगर हम खाली नार्सिसिस्ट की बात करें तो नार्सिसिस्ट इंसान इस तरीके की प्रैक्टिस में जहाँ पर उसको ये फॉलो करना हो वो बहुत कम होते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को गुरुज बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एंटाइटलमेंट, अपने आप को टाइटलाइज भी करते हैं ना सुपीरियरिटी से, कि मैं ये हूँ, वो हूँ, बाबाज गुरुज, इस तरीके से, देवी माँ, कुछ बहुत महाराज हो ऐसे गया कुछ हूँ। भी महाराज। तो अब किसी इंसान का ये प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, रिलीजियसली इसको फॉलो करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई इंसान करे तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फ़ायदा देने वाली हैं, लेकिन इससे जो ओरिजिनल ट्रेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, इससे किसी का डिसऑर्डर ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ ये है कि मन को शांत करेंगे और आपको एक्सेप्टेंस लाने में मदद करेंगी और समझने में मदद करेंगी। आप थोड़ा सा शांति से अपने अंदर एक दूसरे लोगों के लिए कुछ दया की भावना, कुछ एक सांत्वना की भावना, है ना, आपसी एक जैसे एक होता है ना प्यार की भावना, आप डेवलप कर सकते हैं। ये इतना ही हेल्पफुल होती है। तो मैम, एक जो एब्यूजिव नार्सिसिस्ट है, अगर उसको एक हेल्दी नार्सिसिस्ट में कन्वर्ट होना है, उसके क्या टिप्स हैं? एक एब्यूसिव नार्सिसिस्ट का हेल्दी नार्सिसिस्ट में कन्वर्ट होना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ ना करे कि मान ले कि वो नार्सिसिस्ट है। वो नार्सिसिस्ट है और उसका ये जो अब्यूसिव बिहेवियर है उसकी खुद की हेल्थ पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि वो जो मेरे पास क्लाइंट का ट्रीटमेंट चला है, उनके हस्बैंड की खुद की रात को नींद उड़ी हुई है, वो दवाइयाँ लेकर सोते हैं और दिन भर भी बेचैन परेशान रहते हैं। अगर कोई इंसान लगातार गलत शब्द बोल रहा है तो उसके अंदर की एनर्जी भी तो डाउन रहेगी, उसका मन भी तो कलेश में रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने किसी को गाली दी और मैं बहुत खुश हूँ। टेम्परेरी वो जो एक चेहरे पर मुस्कान आ रही है फेक कि मैंने अभी कंट्रोल कर लिया, मैंने डोमिनेट कर लिया, वो सब थोड़े टाइम में बेचैनी में कन्वर्ट हो जाती है। वो कोई हेल्दी मुस्कान नहीं होती कि जो आपको बड़ा बॉडी में सोमेटिक रिलीफ देगी। तो ऐसा इंसान खुद भी परेशान होता है, बट उसके अंदर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो एब्यूसिव से हेल्दी उसमें नहीं ट्रांसफ़र हो सकता जब तक वो खुद रियलाइज़ ना करे। अगर वो रियलाइज़ कर ले तो वहाँ पर अवेयरनेस कि मैं जिस तरीके से अपने ही फैमिली मेम्बर को या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, उनके साथ मेरा जिस तरीके से बिहेवियर है और जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों की सुनने की बजाय अपने ही आइडियाज़ को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता रहता हूँ। डोमिनेंस मेरी चलती रहती है, या सब मेरी तारीफ़ करें, मुझे एक्नॉलेज करें, मुझे क्रेडिट दें, मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। ये सब बातों के प्रति अवेयरनेस आएगी तो वो इंसान अगर कोशिश करे कि आज मुझे इस इंसान की तारीफ़ करनी है, मुझे इसको ना अप्रिशिएट करना है ना, या मुझे ना इस इंसान को आज बोलने का मौका देना है और आज ना मैं लिसनिंग मोड में हूँ, वो धीरे धीरे अगर इस तरीके की कोशिश करेगा, वो सुनना शुरू करेगा, दूसरों को एक्नॉलेज करना शुरू करेगा, दूसरों को उनके डिसीजंस लेने देगा, फ्री छोड़ेगा, तो धीरे धीरे उसकी अब्यूसिवनेस जो है वो एक हेल्दी नार्सिसिज्म में, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बट उसमें बड़े तकलीफ़ होगी, उसको बड़े एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि उसे तो सिर्फ बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत तो होती नहीं है। उसे सिर्फ तारीफ़ सुनने की आदत होती है, उसे तारीफ़ करने की आदत तो होती नहीं है। उसे फ्रीडम देने की आदत तो होती नहीं है, उसे तो कंट्रोल करने की आदत होती है। अब आप उससे ऑपोजिट काम करवा रहे हैं तो उसके बड़े सारे रिलैप्सेस होंगे। वो एक दिन अपना माइंड मेकअप कर लेगा, करेगा, लेकिन उसे लगेगा यार आज तो कुछ वो मज़ा सा नहीं आया जो रोज़ आता था। फिर वो अपने पुराने पैटर्न पर लौटेगा। अब वो इसको फेलियर मान लेगा कि नहीं, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, तो वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा। अगर वो इसे फीडबैक मानेगा कि मेरा पुराना जो पैटर्न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मुझे
अपने आप को चेंज करने के लिए अभी और एफर्ट्स डालने और हैं। efforts। तो मैं एक की नहीं, आज 4 लोगों की तारीफ़ करूँगा, आज मैं सुनूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझूंगा, वो और एफर्ट डालेगा तो वो चेंज हो सकता है। पर इसमें एक्सेप्टेंस, और यही सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा तो चेंज कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, हर कोई इंसान चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी हम भी स्टेज पे, किसी भी साल में, किसी भी बिल्कुल चेंज हो मतलब सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग ना बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे बॉडी एंड माइंड हर दिन अपना शेप चेंज करते हैं। इसीलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमारे ब्रेन में इलास्टिसिटी है, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं। सो कोई भी नई चीज़ अगर आप करना शुरू कर देते हैं नई सोच के साथ, तो नए पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है, आपके नए न्यूरो पाथवेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और पुरानी चीज़ें जो आप रिपीट करना बंद कर देते हैं, चाहे वो अपने अंदर थॉट लेवल पर या एक्शन लेवल पर, तो वो सब चीज़ें स्टैग्नेंट पोजीशन में चली जाती हैं और नई एक्टिव रहती हैं, तो वो पुरानी को रिप्लेस कर देती हैं। यानी कि पुरानी आदत से मत लड़ो, नई आदत बनाने पर फोकस करो। जैसी नई आदत स्ट्रांग होगी तो पुरानी पता भी नहीं चलेगा कब रिप्लेस हो जाएगी, कब छूट replace जाएगी। हो जाएगी। तो इस तरीके से जब एफर्ट्स डाले जाएंगे, काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये थेरेपीज़ लंबी चलती हैं। 1.5-2 साल तक भी इस तरीके की थेरेपीज़ चलती हैं, क्योंकि कितना टाइम नार्सिसिस्ट चलती है मैम? मतलब 1.5-2 साल से भी ऊपर चल सकती है? देखिए, जैसे अगर हम आज एनपीडी की बात कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट इंसान को चेंज होने में तकरीबन 1-1.5 साल की थेरेपीज़ लग जाती हैं, क्योंकि चेंज बहुत स्लो आता है, क्योंकि वो जो बेनिफिट मिला हुआ होता है ना, वो जो कंट्रोल होता है, वो छूट नहीं रहा होता। तो उसमें टाइम बहुत लगता है। पहले तो एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगा, फिर वो जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है इंसान, उसके नए पैटर्न्स बनते हैं, वो नए पैटर्न को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और फिर वो जब लगातार कंसिस्टेंट बिहेवियर में रिफ्लेक्शन आता है, तब जाकर उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि अब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब आप अपने विजडम से इसको मेंटेन कीजिए। और उसको बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाया जाता है, दूसरों के लिए कैसे एम्पैथी रखते हैं, कैसे रिलेशनशिप के क्या हेल्दी रूल्स होते हैं मेंटेन करने के लिए, कहाँ पर आपको कंट्रोल दिखाना होता है, कहाँ पर आपको सरेंडर करना होता है, बहुत तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग को उसके दिमाग में सेट होने में टाइम लगता है। हम तो चाहें तो 5 सेशन 10 सेशन में भी सब बता दें, लेकिन इतना उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो बताना वो बेकार हो जाता है। क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी है, आपको एआई भी बता देगा कैसे अपने आप को चेंज करो, और आपको यूट्यूब वीडियोस में भी मिल जाएगा, बट वो हो नहीं पाता प्रैक्टिकली जब तक आप किसी अकाउंटेबल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके एक पूरा इन्वॉल्व होकर जब तक उसे वो process से प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट आता। ना करो। क्योंकि क्या है ना, जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसको कुछ बताया आज, वो गया तो उसने मुझे बताया ये मेरे सक्सेस एरिया थे, इतना मैं कर पाया और इसमें मुझे फेलियर हुआ। तो अब मैं उसके फेलियर के कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करूँगी और मैं उसकी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करूँगी। वो चीज़ उसके लिए वर्क नहीं करी तो अब मैं उसको कोई नई चीज़ बताऊँगी। और यही सब हम कस्टमाइज थेरेपीज़ के थ्रू जब करते हैं, तो एक पर्सन के लिए जो चीज़ें कुछ स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं कर रही होती हैं, दूसरी काम कर जाती हैं। क्योंकि एक जो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच होती है, वो होती है हमारी कि मेरे क्लाइंट के लिए ये बेस्ट है तो यही बेस्ट है। यही बेस्ट। तो यहाँ पर हम बहुत बार ना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल एक पैटर्न बनाते हैं, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कस्टमाइज होता है उसके लिए। लेकिन अगर आपने कोई यूट्यूब से टिप्स ली, वो जर्नल होती हैं, सबके लिए सेम होती हैं। आपको एआई कोई बताएगा तो वो बहुत जेनरिक सोल्यूशन बताएगा और उसको आपका पूरा सिनेरियो ही नहीं पता, नहीं और आप इतनी लंबी राम कहानी उससे डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे। नहीं करते। और आपका एआई तो प्रॉम्प्ट के अधीन है, जो आपने उसमें डाला वो आपके साथ ओवर एम्पैथाइज करने लग जाएगा, ठीक बात है। दूसरे इंसान को गलत बना देगा, आपको और ईगो बूस्ट कर देगा। तो ह्यूमन जो हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं और कर सकता। जो ह्यूमन थेरेपिस्ट हैं वो ज़्यादा ओपन और एक्सेप्टेंस वाले होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, है ना। पूरा रियल सिनेरियोस को अंडरस्टैंड कर ही थेरेपिस्ट की एक बात की बहुत वैल्यू होती है। तो जब आप रियल थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं तो किसी भी एरिया में आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और किसी भी तरीके के डिसऑर्डर से आप बाहर आ सकते हैं। बाहर से मैम, जैसे कि अब हमारे पास टाइम कम है, बट मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा। आई थिंक हमें 1-1.5 घंटा हो गया बात करते हुए। आपको लगता है मेरे में कितने ट्रेस्ट हैं नार्सिसिस्ट के? देखिए, ये जो आप मुझसे अभी डायग्नोसिस बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी आज हम इस पॉडकास्ट के लिए पहली बार मिले हैं, ठीक है, और दूसरी बात है हम एक एजेंडा के साथ यहाँ पर बैठे हैं और आपके बिहेवियर में अभी तक कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इस कॉन्वर्सेशन में जो 1-1.5 घंटा में करिए ऐसा नहीं है। सो इस तरीके का डायग्नोसिस बनाना या इस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करूं या आपका माइंड रीड करूं, ठीक है, क्योंकि बड़ी
बहुत शॉर्ट मुलाकात है। जी, जी। शूट शुरू होने से पहले हम 15 मिनट पहले मिले हैं और अब हम शूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी डायग्नोसिस नहीं नहीं हो बनता और ना ही ऐसे माइंड रीडिंग या असम्पशंस के बेस पर किसी को बता दिया जाता है। ना तो मैं आपको ग्रीन चिट दे सकती कि नहीं आपके अंदर बिल्कुल भी red नहीं है, flag और ना ही मैं आपको ये बोल सकती कि आपके अंदर अंदर है। है। उसके लिए मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ की जर्नी मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी। फिर मैं बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को चेक करूँगी, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आप जो बोल रहे हैं, पूरी आपकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड और आपके फैमिली मेम्बर से बात करके बहुत सारी वर्किंग करूँगी और उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगी कि आपके अंदर कुछ ट्रेट्स अगर मैच करते भी हैं तो वो हेल्दी वे में, अनहेल्दी वे में हैं, आप उस डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। मैम ये मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ना जनरली इनिशियल स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप एक दो बार मिलके या थोड़ा से बात करके ही ये धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला नार्सिसिस्ट होगा। तो मैं यही अपने पॉडकास्ट में उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट कि 1 घंटे में ही आप किसी से पता लगा लेते हो। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस कि आपको उसका पूरा बैकग्राउंड जब तक नहीं पता या हर चीज़ उसके बारे में नहीं पता तो आप कैसे किसी को नार्सिसिस्ट कह सकते हो या वो नार्सिसिस्ट नहीं है। एम आई राइट? 100%। मैंने आपको यही अभी कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि एक ज़रा सा भी अगर किसी ने नो कह दिया या आपको किसी चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत ये बोला जाता है ये नार्सिसिस्टिक नार्सिसिस्ट। वो बिहेवियर मेरे साथ नहीं चलेगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। भले ही आप उस इंसान के साथ रह भी रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक थोड़ा सा भी कुछ मैचिंग हो गई तो आप उसको लेबल ही कर दें ये है। लेबल ही कर। और ख़ासतौर से किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल रेफरेंस में मिल रहे हैं या कहीं किसी पार्टी में मिले हैं, तो एक दो चीज़ों में अगर उसने सेल्फ इम्पोर्टेंस दे ली तो उसे आप नार्सिसिस्ट नहीं कह सकते। जैसे अभी इसी बात से मुझे याद आया कि एक बार हम डिनर के लिए गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फैमिली वाले लोग थे और काफ़ी और भी कपल्स थे। तो एक बड़ी सी टेबल पे सब लोग डिनर कर रहे थे, तो वहाँ पे वो सर्व करते रहते हैं, नान वगैरह आती रहती है। तो आए तो एक इंसान ने उठकर मतलब वो जैसी नान आई तो अपनी प्लेट में रख ली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है कि वो अपने बारे में सोच रहा है। अब ये भी है कि भाई उसका इतना बड़ी टेबल है, डिनर टेबल, उस पर कई बार आ रही है, सर्विंग हो रही है, उसको नहीं मिली या उसको बहुत तेज़ भूख लग रही हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो Possibility। दूसरे को नान नहीं देना चाह रहा था और वो बड़ा नार्सिसिस्ट है और उसने आते ही कब्जा कर लिया उस बास्केट पे और अपने प्लेट में रख लिया। हर आदमी ऐसे तो करेगा ना कि कोई चीज़ आई है जिसका साइकिल थोड़ा स्लो घूम रहा है, गरम गरम आ रही है, तो उसने रख ली अपनी प्लेट में। नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता Normal है, behavior, क्योंकि लेकिन मैं- इसको देखते ही कोई कि नार्सिसिस्ट ने तो आते ही दूसरों से पूछा नहीं और नान अपनी प्लेट में रख ली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो। मैम क्योंकि आजकल 30 सेकंड की रील इंस्टाग्राम पे देखे कोई भी क्या भावना बना लेता है क्या पता है, और कितनी वो सही है क्योंकि बैकग्राउंड की स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं है। ये जो रील्स हैं और जो सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट ओवरलोड है और बहुत सारे जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो खाली यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि वो बहुत सारा ऐसा कंटेंट अपलोड कर देते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो नुकसान जाता हो है। अब ये तो हमारा पर्सनल विजडम है कि हम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वो हमारे रिश्तों को ख़राब कर रहा है, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ये थोड़ा सा तो हमें विजडम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया से कंटेंट रिमूव नहीं किया जा सकता, बचा नहीं जा सकता। क्योंकि आप को अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा पार्टिसिपेटिव होना ही है। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा इन सब में ही अपना टाइम लगाते रहते हो, एनर्जी लगाते रहते हो और कुछ भी आपके सामने आ गया और आपने उससे विश्वास कर लिया, जी। तो इससे तो आप खुद में बहुत फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर लोगे, तरह तरह के डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे, आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगेगा और आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। जी। हर इंसान को आप फिर डाउट की नज़रों से देखोगे, ओवर एक्सपेक्ट करोगे, बिल्कुल अपनी ऐसी बाउंड्रीज रिजिड बना लोगे, बिल्कुल टॉलरेंस पावर आपकी चली जाएगी। और रिश्तों में ये सारे फ्लेवर्स चाहिए होते हैं कि वहाँ पर हम खुशी खुशी थोड़ा कंट्रोल होना भी चाहते हैं। अच्छा। ऐसा कैसे होगा कि भाई मेरे हस्बैंड को मतलब ही नहीं है कि मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। वो अगर बिल्कुल भी केयरिंग वे में भी कुछ नहीं पूछेंगे या कभी कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मतलब मेरी परवाह भी है, मुझे नोटिस भी करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं। तो हम एक हेल्दी वे में कंट्रोल होना भी चाहते हैं। जी। लेकिन अगर हम हर चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर कर और इस तरीके से लेबलिंग स्टार्ट कर दें और सारे क्राइटेरियाज में फिट करने की कोशिश करें, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जिसमें कि एक इंसान अपने आप को हार्म कर रहा है, अपने प्रीशियस रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है। और मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आप देखो कि वो किस रिलायबल सोर्स से आ रहा है। थैंक यू मैम, आप हमारे शो पे आए और आपने एनपीडी से रिलेटेड इतनी बातें बताई। मतलब मेरे को भी अब लगता है कि धीरे धीरे मैं भी नार्सिसिस्ट को पहचानने लगूँगा
एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, मुझे भी एपिसोड शूट करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.